हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनकम टैक्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 5वां हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सेक्शन नंबर 56 से 59। सो गाइस, छोटा हेड है या कह लीजिए रेजिडुअल हेड है, वो इनकम जो कहीं पहले 4 हेड में नहीं आएगी। स्वाभाविक है, टैक्स लगेगा, लेकिन कौन से हेड में? अदर सोर्सेस में। तो मोटा मोटा मैं कहूं तो इसे 2 पेज का हेड मैं कहता हूं। ठीक है, कंटेंट थोड़ा ज्यादा दिखेगा, लेकिन मेनली इट इज 2 पेजेस और मेनली कह लीजिए 3 कंसेप्ट हैं। तो 56 का 1 यही कहता है जनरल इनकम, मतलब जो इनकम किसी और हेड में नहीं आई। एज आई सेड, इट्स व्हाट? इट्स अ रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम। वो इनकम यहां आ जाएगी, राइट? तो रेजिडुअल हेड ऑफ इनकम हो गया ये। लेकिन 56 का 2 कहता है कुछ इनकम स्पेसिफाइड है, वो आनी ही इस हेड में है, और जिसमें से मैं बता दूं 3 विशेषण जो पढ़ने वाली हैं। 1 डिविडेंड इनकम, 2 गिफ्ट से होने वाली इनकम, 3 इंश्योरेंस। सिंपली 3 चीजें जिसके ऊपर कह लीजिए मेहनत करना है। तो आइए इसी ऑर्डर में या इसी क्रम में मतलब मैं चलूंगा कि सबसे पहले हम डिविडेंड की बात करेंगे। डिविडेंड आप सारे जानते हैं, शेयर होल्डर को दिया जाता है, शेयर्स पे दिया जाता है। अब डिविडेंड की जो इनकम इस हेड में आएगी, क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है अंडर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 एंड उसकी क्लॉज नंबर 1 में कि वो इस हेड में आएगी। लेकिन उससे पहले जब हम बेसिक्स करके आए थे, ऑब्वियसली हेड से पहले, तो आप याद कीजिए सेक्शन 9 तक हमने पढ़ा था, बीच में 8 नहीं पढ़ा था, राइट? तो सेक्शन नंबर 8 बात करता है बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ डिविडेंड, कि किस तरह से डिविडेंड पे टैक्स लगेगा। पहली बात, डिविडेंड आपको कहां से मिला? डोमेस्टिक कंपनी से। देखिए, मैं बार बार एक चीज कहता हूं यारो, आपके जो बेसिक्स हैं अगर वो सेट नहीं होंगे तो हेड्स जितने मर्जी पढ़ लो, काम बनने वाला नहीं है। तो इसलिए जब हमने बेसिक्स किए थे तो याद कीजिएगा, यहां कंपनी के ऊपर 2 का 17 में, वहीं पे हमने डोमेस्टिक कंपनी पढ़ी थी 2 का 22 का ए, जिसके अंदर आ गई थी इंडियन और अदर कंपनी। इंडियन कंपनी 2 का 26 में था, सिंपल था, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है या किसी और स्पेशल एक्ट में रजिस्टर्ड है। एंड सेकंड कंडीशन थी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है? भारत में। तो हर इंडियन कंपनी डोमेस्टिक है। लेकिन डोमेस्टिक में और क्या चीज आती है? अदर कंपनी विच हैव मेड अरेंजमेंट्स फॉर द डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन इंडिया। तो दैट मीन्स कोई फॉरेन कंपनी भी हो सकती है जिसने भारत में क्या दिया हो? डिविडेंड दिया हो। तो इसलिए हमने कहा कि जनाब, जो आपका सेक्शन 8 कहता है बेसिस ऑफ चार्ज, तो डिविडेंड कहां से आएगा? वो डोमेस्टिक कंपनी, एज आई सेड, 2 का 22 से या उसी के अंदर क्या आ गया था, जिसने भारत में डिविडेंड देने की घोषणा वगैरह करी है, तो फॉरेन कंपनी हो सकती है। डिविडेंड 3 कैटेगरीज में। सबसे पहले फाइनल डिविडेंड, जो कि आप लॉ की कक्षा में पढ़ के आते हो। सेक्शन 96 में आप एजीएम पढ़ते हो, रेड विद सेक्शन 102, जहां आप पढ़ते हो एजीएम में 4 कार्य क्या होते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस, जिसकी हम एक्रोनियम या कोड की बनाते हैं, अड्डा। उसमें जो डी है दैट इज डिविडेंड। तो दरअसल डिविडेंड प्रपोज करते हैं कौन? डायरेक्टर्स। लेकिन वही एजीएम में क्या किया जाता है? कंफर्म किया जाता है। तो ऑब्वियसली आपने अगर रेड विद लेके चलना है तो आप, स्वाभाविक है, दैट इज अप टू यू गाइस, कि अगर आप चाहें तो किसके सेक्शन आप लॉ के भी यहां साथ में इंसर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। दैट इज सेक्शन नंबर 96, रेड विद कौन सा? 102। लेकिन बिल्कुल ना भूलिए, बात यहां किसकी हो रही है? सीओए की, स्टैंड्स फॉर कंपनीज एक्ट की, राइट? वरना तो आप जानते हैं कंपनीज एक्ट में डिविडेंड के ऊपर आप पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 8, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, सेक्शन नंबर 123 से 127। जहन में अगर आप उसे रिकॉल करें कोई बुरी बात नहीं होती। आई ऑलवेज से कि भैया कि ये चीजें अगर आपको मालूम है कि आप चैप्टर नंबर 8 एक्सक्लूसिव इसके ऊपर पढ़ते हैं, 123 से एज आई सेड कहां तक? 127 तक। लिखना चाहे अप टू यू गाइस, कि सारे पेपर साथ में टिक जाएं। नंबर 2, इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड भी आप क्योंकि लॉ में ही गहराई में पढ़ के आते हैं, क्योंकि डिविडेंड की डेफिनेशन वहां पढ़ते हैं आप 2 का 35 में, कि डिविडेंड इंक्लूड्स व्हाट? इंटरिम। तो इंटरिम डिविडेंड ऑब्वियसली इन बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर किया जाता है इन द एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स। सो फर्क क्या है? फाइनल डिविडेंड टैक्सेबल कब होगा? उस साल जिस साल कंपनी ने क्या किया? डिक्लेयर किया। मिला थोड़े अभी आपको, लेकिन आप लॉ में पढ़ते हो सेक्शन 127 में डिविडेंड देना ही पड़ता है। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के भीतर।
इसलिए वो लॉ, सारे लॉज सिंक्रोनाइज या हार्मोनाइज होंगे। और इंटरिम डिविडेंड क्योंकि सीधा ही इन बिटवीन द ईयर आ गया, वो ईजीएम वाली तो बात ही नहीं है, तो वो टैक्सेबल कब हो जाएगा? इन द ईयर ऑफ रिसीट बाय व्हाट? द शेयर होल्डर। तीसरी बात है महत्वपूर्ण, डीम्ड डिविडेंड। सो टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या पेड। डीम्ड मींस डिविडेंड नहीं हम मान रहे हैं। अब डीम्ड डिविडेंड क्या है, उसकी हमारे इनकम टैक्स में डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 22 एंड सब क्लॉज नंबर ए से लेके कहां तक? एफ तक। 6 पॉइंट है, जिसके ऊपर 2 पॉइंट तो आप ऑलरेडी कैपिटल गेन हेड में करके आते हैं। तो लॉजिक क्या है, क्यों मान रहे हैं डिविडेंड? एज सच नहीं है डिविडेंड। द ऑब्जेक्ट इज टू प्लग लूप होल फॉर व्हाट? टैक्स अवॉइडेंस। देखिए, इसके लिए आपको बेसिकली सिंपल लॉ आना चाहिए। आप अगेन सेक्शन नंबर 123 कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं कि भैया डिविडेंड कहां से पे होता है? आउट ऑफ प्रॉफिट्स, चाहे वो करंट ईयर हो या पास्ट ईयर हो। नंबर 2, वहीं पे आप रेड विद रूल नंबर 3 पढ़ के आते हो, अगर इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स है या लॉसेस हैं तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से आप डिविडेंड दे सकते हो। सिंपल भाषा में फ्री रिजर्व कह लो कि डिविडेंड जाना तो किस में से है? बड़ी सिंपल सी बात है, डिविडेंड जाएगा प्रॉफिट्स में से, जिसको आप नेचुरल क्या कहेंगे? P&L। आप क्या कहेंगे? FR स्टैंड्स फॉर फ्री रिजर्व। ये कंपनीज एक्ट से वर्ड उठा रहा हूं ऑब्वियसली, जिसकी डेफिनेशन आप 2 का 43 में पढ़ते हो, फ्री रिजर्व। तो मान लो अगर इन दोनों का टोटल 100 रुपए है, एक चीज तो तय हो गई, आप डिविडेंड दे ही कितना सकते हैं? मैक्स 100 रुपए। लेकिन आप टैक्स चोरी करना चाहते हो, तो चोरी करना चाहते हो, आपने गेम क्या करी? आपने कुछ गेम करी, जिसको इनकम टैक्स ने कहा भैया हम तो क्या मान लेंगे? डिविडेंड मान लेंगे। तो सबसे पहले ये है आपके सामने ये चार्ट, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि एग्जैक्टली आपको ये दिखता जाए। राइट गाइस, तो सेक्शन नंबर हम ऑब्वियसली डीम्ड डिविडेंड का लेके चल रहे हैं, क्लॉज ए से लेके कहां जा रहे हैं? एफ तक जा रहे हैं। और यहां पे हम कह रहे हैं अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबिलिटी आएगी, उसका सेक्शन क्या लग गया? 56 का 2 का क्लॉज नंबर पहला लग गया। सो यहां पे इन चारों में पहले कॉमन पकड़िए, क्या लिखा है? कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी, ऑल कंपनी मीन्स एनी कंपनी, कोई भेदभाव नहीं। अब हम दूसरी बात क्या कह रहे हैं, भाई दिया क्या है कंपनी ने? डिविडेंड तो दिया नहीं, हम मान रहे हैं। तो क्लॉज नंबर ए में कंपनी ने आपको क्या दे दिए? कोई एसेट्स दे दिए। अब एसेट देना तो क्या नहीं है? डिविडेंड नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगी? टैक्स की चोरी। तो दरअसल आप गेम क्या खेल रहे हो? एसेट भी दे रहे हो, शेयर होल्डर को तो बेनिफिट ही पहुंच रहा है। अब मान लेते हैं एसेट दिए गए 150 रुपए के, कितने के? लेकिन क्या 150 रुपए के हम डिविडेंड मान लेंगे? हम नहीं मान पाएंगे, बिकॉज कंपनी एक्ट साफ कहता है भैया डिविडेंड कितना हो सकता है? जितने आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। तो दैट मीन्स डिविडेंड कितना माना जाएगा? 100 रुपए तक। तो इसलिए सारे हेड्स का देखिए बच्चा अटकता क्यों है एग्जाम में? समटाइम्स दिक्कत क्या होती है, मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें मेहनत करने का तरीका ही नहीं पता चल रहा। एट द एंड ऑफ द डे डू नॉट फॉरगेट, या तो आप 3 पेपर दे रहे हैं, वरना लगभग सभी बच्चे तैयारी तो किसकी स्टार्ट करते हैं? 6 की। आप सब्जेक्ट्स को जब तक सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे, पहली बात बच्चे की प्रॉब्लम है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ही वो हार्मोनाइज नहीं कर रहा। 2, वो बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या नहीं कर रहा? हार्मोनाइज। वहां पे दिक्कत आ रहा है। वहां क्योंकि लॉन्ग रन में रट्टा नहीं टिकता। मैं बता दूं, लॉन्ग रन में सिर्फ क्या टिकते हैं कि आपको वो कंसेप्ट का लॉजिक पता हो। लॉजिक पता है तो गेम समझ में है। इसलिए हमने कहा भैया तुम एसेट दिए हो, लेकिन हम डिविडेंड कितना मानेंगे? डीम डिविडेंड अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कैपिटलाइज्ड और नॉट। अब ये गेम क्या है? कैपिटलाइज और नॉट, उसको मैंने हाईलाइटर लगाया। पहली बात तो देखो मैंने लिख दिया P&L, साथ में क्या रख दिया? फ्री रिजर्व। कैपिटलाइज और नॉट व्हाट? दैट इज बोनस इश्यू। अब फिर दिमाग लगाओ सर, बोनस इश्यू के लिए आपको लॉ का कौन सा सेक्शन आना चाहिए? 63, ठीक है। और सेक्शन 63 में भी आप बोनस इश्यू के 3 सोर्सेज पढ़ते हैं। नो डाउट उसके अंदर भी क्या आता है? आपके प्रॉफिट्स आते हैं, आपके फ्री रिजर्व आते हैं, लेकिन साथ में आ जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम, साथ में आ जाता है वहां CRR भी। लेकिन दिमाग लगाओ, अगर आप प्रॉफिट में से बोनस इश्यू कर रहे हो, मतलब इसी में से आप बोनस इश्यू कर रहे हो, तो हुआ क्या? तो अगेन बोनस इश्यू देने से आप बच गए किसी से? टैक्स से, कि भाई हमने क्या नहीं पे किया? डिविडेंड पे नहीं किया। तो मतलब इंटेंशन आप समझो गेम क्या चल रही है। इसलिए हमने कहा कैपिटलाइज और नॉट। इसलिए मैंने आसान भाषा में क्या लिख दिया? भाई साथ में यहां पे थोड़ा अमाउंट बढ़ा दो, किस चीज का और ऐड कर दो? बोनस इश्यू का, क्योंकि कैपिटलाइज और नॉट लिखा है। सो ये बना क्लॉज नंबर ए। क्या रिलीज किए हैं? एसेट। महत्वपूर्ण बात क्या है? कितना मानेंगे? अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कैपिटलाइज और नॉट।
क्लॉज नंबर बी में आता आप क्या दिए हो, या तो आप डिबेंचर दे दिए हो, किसको दिए हो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट यार, वी आर टॉकिंग डिविडेंड, डिविडेंड इज ऑलवेज पेड टू व्हाट, द शेयर होल्डर, एंड विच शेयर होल्डर, वो भी कोई बताने की जरूरत नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर, इतनी अकल तो होनी चाहिए, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पे तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या होता है भाई, फिक्स होता है। प्रेफरेंस शेयर अगेन कंपनीज एक्ट में कहां पढ़ के आते हैं, उसका एक्सक्लूसिव सेक्शन है 55, राइट। या आपने क्या दे दिए, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, डिबेंचर आप कंपनीज एक्ट में 71 में पढ़ के आते हो, डिपॉजिट्स कहां पढ़ते हो, एक्सक्लूसिव चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हो, 73 से 76 का ए, लिंक करो हर चीज। लेकिन अब महत्वपूर्ण बात देखिए, आप यहां क्या दिए हो, बोनस शेयर दिए हो, किसको दिए हो, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ध्यान दीजिए, बोनस शेयर सिर्फ किसको होता है, इक्विटी को होता है, प्रेफरेंस को तो होता ही नहीं है। तो भैया अगर आप उनको दे रहे हो भाई, फिर तो हम क्या मान लेंगे, डिविडेंड मान लेंगे। और कितना मानेंगे, फार्मूला क्या है, फिर से सेम है। लेकिन हां, दोनों पॉइंट में एक और बात आती है, जब आपने रिलीज किया एसेट तो हमने कहा मान लेंगे डिविडेंड अप टू व्हाट, जो प्रॉफिट्स हैं। लेकिन असल में अभी जैसे मैं उदाहरण दे रहा था, एसेट मान लो 150 रुपए के हैं और डिविडेंड वो प्रॉफिट कितने हैं आपके, 100 रुपए, तो 150 रुपए कहां से आ गया, वो भी तो देखना होगा। इसलिए उन एसेट्स की क्या देखनी पड़ेगी, मार्केट वैल्यू, लेकिन उसको साथ में किससे कंपेयर करना पड़ेगा, अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ना। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग और नॉट। क्लॉज नंबर बी में जब ये आया, अगेन हमें क्या देखनी होगी, मार्केट वैल्यू, किस चीज की, अरे जो कुछ आपने दिया है, इज दैट ओके। तो आईसीआई किस तरह से क्वेश्चन बनाएगा, कहां बनाएगा, कहां हमारी लंका लग जाएगी हमें नहीं मालूम। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने लॉ ढंग से पढ़ा, डू नॉट फॉरगेट इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ लॉ, यू नो द लॉ, यू विल बी एबल टू सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। लॉ ही नहीं मालूम, सॉल्व नहीं होगा। और एट द एंड ऑफ द डे ब्यूटी मैंने आपको सिंपल पहले बताई थी, कितने पेज, सिर्फ 15 पेज में 100% सारा हार्मोनाइज करके मैंने 5 हेड दिए, 5 पेज के टोटल मेरे कितने पेज हैं, ये 15 पेज हैं ऐसे। बाकी चलो बेसिक्स के अलग हो गए या छोटे मोटे, लेकिन मेन तो आदमी को तकलीफ किससे होता है, हेड हो गया, गेम खत्म। अब क्लॉज नंबर सी को यहां गौर से देखो, मैंने कलर चेंज क्यों किया, हर चीज के पीछे लॉजिक है मेरे नोट्स में, कुछ गेम है इसकी। यहां क्या दिए हो, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन, अरे दरअसल ये कैपिटल गेन हेड में पढ़ के आए थे सेक्शन नंबर 46 में, तो इसलिए ये नहीं होता। मूर्खता क्या है, हम अदर सोर्सेज पे भागना स्टार्ट कर देते हैं, हो गया क्या हो गया आपको खुद कोई नहीं पता। अरे भैया जो लिंक चीजें, अरे क्या खुल गया भाई, जो चीजें जिस चीज से संबंधित हैं, अगर आप तो लॉ के नोट्स आ गए, कैपिटल गेन आ जाओ भैया, आप कैपिटल गेन में ये पढ़ के आए हो, तो आइए अभी देखते हैं। और रिवीजन में मैंने करवाया था, और मैं बता दूं जो जो रिवीजन मैंने हेडवाइज करवाई है, उसके बाद जैसे जैसे टॉपिक और हुए जाते हैं, उन्हीं हैंड रिटन में मैं एक दो वर्ड एक्स्ट्रा क्या किए जाता होता हूं, इंसर्ट, क्योंकि एक रिवीजन करवाने की भी एक क्या होती है, सीमा होती है कि कितना कितना आप हार्मोनाइज करोगे। तो इसलिए जो बच्चे सिर्फ रिवीजन किए हैं वो सही बात है, लेकिन बाद में जैसे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड डिडक्शंस के पॉइंट में अलग अलग नोट्स वाइज भी इंसर्ट किए जाता, तो इसलिए पिछला रिवीजन में मैं दिखाता जाता हूं यार, पिछला जो किया वो तो ढंग से ठीक है। देखिएगा ये था, ये कैपिटल गेन के नोट्स निकाले, सेक्शन 46 करवाया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट बाय कंपनी इन व्हाट, लिक्विडेशन। और यहीं पे आप देखिएगा 2 का 22 का सी दिख रहा है, और यहीं लिखा था डिस्ट्रीब्यूशन अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कैपिटलाइज और नॉट, राइट। तो हमने कहा था ये टैक्सेबल होगा शेयर होल्डर को, लेकिन कौन से हेड में होगा, अदर सोर्सेज में होगा, क्योंकि हमने कहा था इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी हम इसे क्या नहीं मानते हैं, ट्रांसफर नहीं मानते हैं। आइए, सो भाई यहां आपके सामने है 2 का 22 का सी, हार्मोनाइज मैंने सारा लिख के दे रखा है। एनी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, ऑन लिक्विडेशन हुई है, दैट इज बिफोर लिक्विडेशन कह लीजिए, लेकिन लिक्विडेशन के बाद की बात नहीं हो रही है, लिक्विडेशन पे। तो हमने कहा भाई कोई भी आपने जो चीज दी है क्या मान लेंगे, डीम्ड डिविडेंड, राइट। और वहां कैपिटल गेन में ये पूरा डिटेल दे रखा था, पूरा मैंने वहां पे पढ़ाया नहीं है, जो जो आपको एसेट्स मिले, क्योंकि अगर आपने स्टिल दोबारा देखना हो, चलो मैं शांति से ही करवा देता हूं, क्योंकि कोशिश तो पूरी करता हूं कि भाई जो आपको चाहे रिवीजन में कर रहा हूं पूरा पता चले। जैसे याद कीजिएगा, हमने कहा था इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, ये जाएगा अदर सोर्सेज में, लेकिन कैपिटल गेन में कुछ ऐसा था कि लिक्विडेशन पे आपको क्या मिला, मे बी कैश मिला, मे बी एसेट्स मिले, तो क्या लेंगे, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, राइट। और लेकिन ये हिस्सा कहां गया, अदर सोर्सेज में, तो डबल टैक्स ना लगे, तो इसलिए क्या माइनस कर दिया गया, डीम्ड डिविडेंड। और बाकी क्या बचा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन।
राइट उसमें से क्या माइनस करिए, आपकी कॉस्ट, क्योंकि लिक्विडेशन में आपको कुछ मिला है। अरे भैया आप क्या लेके बैठे हो, शेयर लेके बैठे हो ना, तो शेयर की कॉस्ट क्या होगी, माइनस होगी, बैलेंस क्या आ गया, कैपिटल गेन एट, राइट। तो इसलिए आप सीधा वो 2/22C अदर सोर्सेज में जाओ और ये हिस्सा भूल जाओ, लग गई लंका। आईसीआई अगर बच्चा कहां है, बहुत एक भयंकर गलती करते हैं जो मैं मेरी क्लास में आपको होने नहीं देता हूं। मैं ये कहता हूं जिस दिन पांचों हेड या मैं करवा देता हूं, उसके बाद डेली जब तक कोर्स चल रहा है, डेली हम क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स, चाहे जीएसटी साथ में चल रहा है। क्योंकि बच्चा ना हेडवाइज कर लेता है, लेकिन एग्जाम में आपको बड़ा क्वेश्चन किस पे हैंडल करना है, टोटल इनकम में क्या है, सब कुछ इकट्ठा है, क्लियर। तो इकट्ठा है तो इकट्ठा हर जगह आना चाहिए ना। आप आइसोलेशन में एक दिन पढ़िएगा तो कैसे कामयाब होंगे, फिर बच्चा लूप में फंसा हुआ है, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट। सनी देओल का डायलॉग याद आ जाता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंसाफ नहीं हो रहा। तो तुम भी इंसाफ करो अपने पढ़ने को। इज दैट ओके किडीज? क्लॉज नंबर डी आती है। डी में क्या है, आप क्या दिए हो, आप फिर से लॉ की कक्षा में कंपनीज एक्ट में सेक्शन 66 पढ़ते हो, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, जिसे आप अकाउंट्स की भाषा में कह लो, अकाउंट्स में टॉपिक पढ़ते हो इंटरनल रिकंसिलिएशन। तो देखो मैं सारे सब्जेक्ट आपके क्या करके दे रहा हूं, लिंक। तो लेकिन अकाउंट्स में आप जब ये टॉपिक पढ़ते हो, कंपनी के बुरे हाल हो रहे होते हैं कि कंपनी के एसेट्स ही सफिशिएंट नहीं होते। लेकिन जब लॉ में पढ़ते हो तो आपको टीचर बताता है 66 में रिडक्शन के 3 कारण होते हैं। उनमें से एक कारण यह भी होता है कंपनी के पास पैसा सरप्लस है, आइडल है, वो आपको पे करिए। तो यहां रिडक्शन ऑफ कैपिटल का मतलब है रिफंड किया जा रहा है। ये अकाउंट्स में नहीं सीखने को मिलता, कहां मिलता है, लॉ में मिलता है। उसका कनेक्शन यहां है। लेकिन आप 3 सब्जेक्ट को अपने साथ हो, और इसलिए जितने मैंने कहा अभी सेक्शन नंबर 66, ये वो जो आपने लिखना अलग से कंपनीज एक्ट, दैट्स अप टू यू। मैं भी कितना या किस ढंग से आपको बताऊं, फिर भी यहां कहते हो तो लिख भी देता हूं कि भैया सीओए में क्या पढ़ते हो, सेक्शन नंबर 66 पढ़ते हो, राइट। सो बेटा अगेन, अगर कंपनी ने आपको क्या किया, अरे डिविडेंड ना देने के बजाय शेयर के पैसे वापस कर दिए, तो गेम क्या है, कंपनी आपका क्या बचाना चाह रही है, टैक्स। हम ये कह रहे हैं सॉरी नहीं होगा, हम इसे डिविडेंड मान लेंगे अप टू व्हाट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। नाउ यहां गेम थोड़ी चेंज होगी। डी क्लॉज तक कोई भी कंपनी थी, डी क्लॉज तक कोई भी कंपनी थी, थोड़ा अगर याद करना हो याद कर लीजिए। ए क्लॉज में क्या, कोई एसेट दिया गया, दूसरे में क्या गया, डिबेंचर, डिपॉजिट्स या कह लीजिए प्रेफरेंस शेयर को बोनस दिए गए, और सी में क्या आ गया, लिक्विडेशन पे दिया गया, डी में क्या आ गया, रिफंड ऑफ कैपिटल आ गया। कोई भी कंपनी थी, अब कंपनी चेंज हो गई इसलिए कलर चेंज हो गया, 2 का 22 का ई आर। क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन सी, अब मैं हर हेड करवाते समय आपको बताता रहता हूं, इसलिए रिवीजन में भी कोई सोचे यार फटाफट नहीं करवा रहे, अरे फटाफट करके ही हम फंसते हैं। स्लो एंड स्टडी डेफिनेटली विंस द रेस, आज नहीं तो कल। आई ऑलवेज से, कई बार बच्चे गलती हो जाती है, नहीं अटेम्प्ट क्लियर होता, बच्चा अच्छा होता है, बट आप समझो आप भाग रहे हो बेवकूफ की तरह, मत भागो। रिमेन वॉट, स्लो एंड स्टडी। और स्वाभाविक जिनका पहला अटेम्प्ट है वो पहले ही अच्छे से पढ़ो यार, राइट। तो याद कीजिए हम बेसिक्स, और कितनी बार दिखा, और मैं बड़ा हैरान होता हूं विद्यार्थियों को जो 1-2 अटेम्प्ट दे रखे हैं, वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं ये कोई कंपनियां भी होती हैं। भैया मार्क्स में पढ़ के आए हो क्या, इनकम टैक्स में आपके कोर्स का हिस्सा, मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं। अगर आपको नहीं मालूम, धन्यवाद, धन्य है आप। तो भाई साहब आप यहां पढ़ते हैं 2 का 18 में वाइडली हेल्ड कंपनी, जिसका मतलब होता है कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। हम रिवर्स बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लोजली हेल्ड कंपनी। और क्लोजली को अगर आप कंपनीज एक्ट के साथ लिंक करो तो उसके साथ लिंक होता है सेक्शन 28 ओएफएस, जब आता है ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज। ये वो कंपनी होती है जो अपने शेयर नहीं बेच रही, अपने शेयर होल्डर के शेयर बेच रही है। तो क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन है, जिसमें पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। सिंपल कहें कौन सी कंपनी, सारी प्राइवेट, लेकिन पब्लिक कंपनी भी यहां हो सकती है। लेकिन कौन सी पब्लिक कंपनी होगी, जो 2 का 18 की इन लिमिट्स में नहीं आई। जैसे हमने ये कहा था पब्लिक कंपनी किस में आ गई, वाइडली हेल्ड में आ गई, लेकिन उसके लिए क्या था, आपने कोई भी ये कंडीशन फुलफिल की है। तो यहां क्या था, आप कौन सी कंपनी हो, लिस्टेड हो। तो दैट मीन्स कौन आ गया इसके अंदर, क्लोजली हेल्ड में, अनलिस्टेड पब्लिक भी आ गई। बाकी और भी कंडीशन आप सारा ये बेसिक्स में मैं करवा चुका हूं, बार बार इतना जाऊं। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग और नॉट। सो भाई साहब
हम बात कर रहे हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी, साथ में मैंने लिख दिया है वो कंपनी जिसमें पब्लिक नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। साधारण भाषा में क्या कह लो, आप प्राइवेट कंपनी कह लो, और भी लिखना है, एक पॉइंट और एक्स्ट्रा डालना है तो और कह दूं तो क्या हो गई, अनलिस्टेड। कौन सी, पब्लिक कंपनी। क्लियर है। लेकिन उसके लिए 2 का 18 एग्जैक्टली आपको आना चाहिए, जहां मैंने लिख भी दिया वाइडली हेल्ड जिसमें आता है। तो यहां पे एक चेंज हो रहा है। अभी तक और हम क्या पढ़ रहे थे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कैपिटलाइज्ड और नॉट, मतलब बोनस इशू साथ में पिक कर रहे थे। लेकिन यहां पे सिर्फ क्या लेना है, कैपिटल प्रॉफिट्स ओनली। देखो मैं जब नोट्स बनाता हूं उसमें कलर गेम भी एक चलती है ताकि वो हाइलाइटर अपने आप क्या हो जाए, बन जाए, बच्चे के लिए गलती ना हो उससे। तो यहां पे बोनस इशू नहीं है। अब क्या हुआ इस क्लोजली हेल्ड, देखिए साधारण भाषा में कहें तो क्लोजली हेल्ड कंपनी क्या है, उसके कुछ चंद शेयर होल्डर हैं। क्या है, फ्यू शेयर होल्डर है, राइट। तो इसलिए अगेन जैसे मैंने कहा, लिंक करना हो तो आप कंपनीज एक्ट के कौन से सेक्शन से कर सकते हैं, सेक्शन नंबर 28 में आप क्या पढ़ते हो, ओएफएस, ऑफर फॉर। लिंक करो पूरा कोर्स कहीं नहीं हिलता, आपके कंसेप्ट नहीं हिलेंगे, याद आ जाएगा। यहां पढ़ रहे हो उसकी याद आ रही है, वहां पढ़ रहे हो उसकी याद आ रही है, दैट्स इट। सो क्या किया है, ध्यान से देखिएगा, सीएचसी इसका मतलब यहां पे है क्लोजली हेल्ड कंपनी। उसने एलए किया, व्हाट इज एलए, लोन या एडवांस दिया। हम उस लोन और एडवांस को क्या मानने जा रहे हैं, डिविडेंड। क्यों मान रहे हैं, ये लोन एंड एडवांस दिया आपने किसी शेयर होल्डर को, किसको, ब्रैकेट में बीओ क्या लिखा, बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, वाकई में उसी के शेयर उसी का पैसा हो, क्योंकि बेनिफिशियल ओनर पे आप कहां पढ़ के आते हो, कंपनीज एक्ट में सेक्शन 89, और साथ में 90 पढ़ते हो एसबीओ, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। तो जो जो लिंक करना है लिंक कर लो, मैं और तो क्या बताऊं। अब कहते हो तो लिखूं क्या, कंपनीज एक्ट वाले भी कनेक्ट करूं, तो ये लो 89 हो गया, 90 हो गया, किसका हो गया, सीओए का हो गया। और सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर जब कंपनीज एक्ट में पढ़ते हो, यही लिमिट पढ़ते हो आप, कौन सी, 10% वाली। भैया वो 10% क्या लेके बैठा है, इक्विटी शेयर या क्या, वोटिंग पावर कह लो, क्योंकि हर कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं होती, राइट। तो इसको लोन और एडवांस दिया है। अरे क्यों दिया इसको, यही तो बात है कंपनी का। तो हम इस लोन को ही क्या मान के चलेंगे, डीम्ड डिविडेंड। लेकिन कितने तक, स्वाभाविक है यहां तक। क्लियर। दूसरी बात, ये क्या किया, इसी क्लोजली हेल्ड कंपनी ने फिर से लोन एडवांस दिया, लेकिन अब की बार किसको दिया भैया, अरे अब की बार तुम किसी और को दिए हो, एनी कंसर्न, जैसे एचओ फर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी कोई भी हो सकता, लेकिन फिर सब डिविडेंड क्यों मान रहे हैं, दरअसल लोचा हो गया। ये जो यहां पे शेयर होल्डर बैठा ना, इसका संबंध यहां तो है ही है 10% का, ये इसमें कितने लेके बैठा है, 20% लेके बैठा, उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल मींस भयंकर इंटरेस्ट हो गया, राइट। तो जैसे स्वाभाविक है, अगर एचओ फर्म वगैरह है तो वहां शेयर्स नहीं होते, तो हम क्या कहेंगे, शेयर इनकम वगैरह कह लो। तो इसको भी लोन एडवांस देना क्या माना जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। सेम वे किसी और आदमी को दिया है, लेकिन क्यों दिया है, ऑन बिहाफ और बेनिफिट ऑफ व्हाट, यही बेनिफिशियल ओनर, क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड डिविडेंड। क्लियर। लेकिन नहीं मानेंगे, एक्सेप्शन आ गई साहब। कहता आप लोन एंड एडवांस दिए इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, यू आर अ फाइनेंस कंपनी। फाइनेंस कंपनी का काम ही क्या है, लोन देना। अरे नेचुरल, अगर मैं शेयर होल्डर हूं, चाहे बेनिफिशियल शेयर होल्डर हूं, 10% लेके बैठा हूं, मुझे पैसों की आवश्यकता है, घर खरीदना है, तो मैं तो लोन लूंगा ना। तो लोन किससे लूंगा, स्वाभाविक अपनी कंपनी से ले लूंगा। देखिए डिविडेंड कब मानिए, क्योंकि आप लॉजिक को छोड़ दीजिएगा, जहां लॉजिक गया नजर हटी, दुर्घटना घटी। बहुत ही सिंपल, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। मंशा क्या है रही है आपकी, टैक्स की चोरी, तब सरकार ने ऐसे बनाया। तो सरकार कहती है भैया इसमें तो हम भी समझ सकते हैं, यहां तो चोरी की कोई बात ही नहीं है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, नहीं मानेंगे। दूसरी बात, डिविडेंड इज सेट ऑफ अगेंस्ट व्हाट, डीम्ड डिविडेंड। तो वो एडजस्ट कर रहे हो तो फिर तो बात ही क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक। इसके बाद 2 का 22 का एफ, अगेन कहां पढ़ के आए थे, कैपिटल गेन में, सेक्शन नंबर 46 का ए में। आइए एक बार फिर से दीदार कर लेते हैं कैपिटल गेन का। ये था 46 का ए, वहीं जहां पे, और बिल्कुल मैंने ना इवन कैपिटल गेन में ध्यान रखा था कि ये अदर सोर्सेज वाले पॉइंट कहां दिख जाए आपको, एक जगह। यू नो, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग नोट्स, इट्स अबाउट हाउ यू आर मेकिंग द नोट्स, so that you are getting the full utility। देखिए इसी के नीचे ये देखो आ गया 2 का 22 का, ये बाय बैक वगैरह पे हमने पढ़ा था।
तो हमने कहा था फॉरेन कंपनी है तो अंडर हेड कहां होगे, कैपिटल गेन हेड में आओगे। डोमेस्टिक कंपनी है तो कहां होगे, ठीक है, अदर सोर्सेज में। तो हमने कहा था इसमें कोई भी अगर बायबैक होता है डोमेस्टिक कंपनी ये वो, इसे डीम डिविडेंड मान लेंगे। एंड एक और महत्वपूर्ण बात, डीम डिविडेंड कितना मानेंगे, यहां पे एक बार फिर इसी में जाता हूं, ये देखिएगा, ये कॉलम था आपका कौन सा, डीम डिविडेंड अप टू। इस अप टू वाले कॉलम में मैंने कुछ लिखा है क्या, कितना अप टू, यहां तो मैंने लिखा ही नहीं। क्लियर है। हाँ, कंपनीज एक्ट में बायबैक कहां पढ़ के आते हो, सेक्शन 68 में। वहां बायबैक के आप सोर्सेस क्या पढ़ते हो, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड व्हाट, फ्रेश इशू, राइट। तो इसलिए यहां पे वो अप टू पॉइंट है ही नहीं, मेरे को आंसर बनाना था तो मैंने इसके अंदर इस ढंग से लिखा। तो इसलिए कैपिटल गेन में यहां देख लीजिए, कहां गया रे, इतनी फाइलें हैं, है। सो तो हमने कहा था पहली बात, नॉट अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यहां पे मैंने शॉर्ट में दे रखा है, कोई यहां एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का लेना देना नहीं है। यहां कोई डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस नहीं होनी थी। इवन सेक्शन 57 अदर सोर्सेज में आप पढ़ते हैं डिडक्शन पे आता है, लेकिन इसमें से कुछ नहीं मिलेगा। और राइट, तो इसे अदर सोर्सेज में हम लेके जाएंगे। आइए दोबारा आते हैं इस पे। तो हुआ क्या, बायबैक हुआ 2 का 22 का एफ, लेकिन महत्वपूर्ण बात है फिर से चेंज होगी भैया, हर कंपनी नहीं है। कौन सा कंपनी लिखे हैं हम लोग, डोमेस्टिक कंपनी। और यहां ये वाला पॉइंट एक्यूमुलेटेड वाला एप्लीकेबल नहीं है। चाहे आपको शंका आ जाती है तो चाहे भाई प्लीज लिख भी लेना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यहां पे क्या है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, यहां ऐसा कुछ नहीं है। और नेचुरल बायबैक मैंने बता दिया, और यहां आपको कोई डिडक्शन मिलने वाली नहीं है। अब एक्सेप्शन फिर है कुछ, नहीं मानेंगे हम क्या, डीम डिविडेंड। पहले क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन हुई है इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं कौन, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर के टाइप में आपने कहीं ना कहीं अकाउंट्स वगैरह में पढ़ा होगा। इशूड फॉर व्हाट, फुल कैश कंसिडरेशन। तो आप सारे जानते हो प्रेफरेंस शेयर अंडर सेक्शन 55 क्या होते हैं, रिडीमेबल होते हैं। कितने साल में, 20 साल में। इंफ्रा कंपनी में कितने साल में, 30 साल में। तो लोगों को साथ पकड़ो, जो सब्जेक्ट साथ में आ सकता है पकड़ो उसे, राइट। तो लिखना भी हो तो साइड में लिख लेना, सेक्शन 55 कंपनीज एक्ट का मैं क्या क्या बोलूं। तो कहता है एनी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है अंडर 2 का 22 का सी और डी, 2 का 22 का सी और डी। भाई सी में क्या था, लिक्विडेशन। भाई डी में क्या था, रिडक्शन। तो कहता भाई वैसे प्रेफरेंस शेयर तो क्या होते हैं, रिडीमेबल होते हैं, उनका पैसा तो आपने क्या करना है, वापस करना ही करना है। तो भाई उसको क्या नहीं मानेंगे, डिविडेंड नहीं मानेंगे, राइट। और नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब भी क्या होता है, उनको कोई राइट नहीं होता इन सरप्लस एसेट ऑन व्हाट, लिक्विडेशन। उनको बस वही पैसा मिलेगा जो जितना उनका बनता है। इसलिए हम कह रहे हैं इसका क्या नहीं मानना, डिविडेंड नहीं मानना। नंबर 2, ये लोन एंड एडवांस वाला पॉइंट, एलए। लोन एंड एडवांस हुआ है 2 ग्रुप एंटिटीज में। अब ग्रुप कंपनीज आप कहां पढ़ते हो, कंपनीज एक्ट में पढ़ते हो, सेक्शन 2 का 76, और उसके अंदर कितनी सब क्लॉजेज आती है, 9। तो हर चीज को कनेक्ट करो। क्या ग्रुप कंपनी का ये कंपनीज एक्ट में जो रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन पढ़ते हैं वो है, नहीं है यार। यहां उसने कहा एक कंपनी कौन सी है, फाइनेंस है। नो डाउट ग्रुप कंपनी का मतलब वही होल्डिंग सब्सिडरी, वही एसोसिएट एंड इन्वेस्टिंग कंपनी हो गया। लेकिन कहता है एक फाइनेंस कंपनी एंड द पेरेंट कंपनी, पेरेंट तो समझ गए आप, होल्डिंग, वो कौन सी है, लिस्टेड है। और कहां लिस्टेड है भैया, हिंदुस्तान के बाहर। कहता अगर लोन एंड एडवांस हुआ 2 ग्रुप कंपनीज में, जिनमें से एक क्या है, फाइनेंस है, और उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो कहां लिस्टेड है, हिंदुस्तान के बाहर। तो उनमें अगर लोन एंड एडवांस हुआ है क्योंकि वो बाहर की है, तो हमने कह दिया एज करो क्या नहीं मानेंगे, डीम डिविडेंड। तीसरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये ऑफ शेयर्स, शेयर्स दिए गए हैं किसको, शेयर होल्डर को, ऑन व्हाट, डीमर्जर, बाय व्हाट, रिजल्टिंग कंपनी। अगेन देखो तो कैपिटल गेन हेड में इसे पढ़ के आए थे। अगर आप याद करो, हमने ट्रांसफर सेक्शन नंबर 47 पढ़ा था, और 47 के साथ ही रेड विद कॉस्ट हमने पढ़ी थी 49 के अंदर। कि होता क्या है, एक कंपनी टूट के कितने भाग में होगी, 2 कंपनी। जैसे मैंने कहा था आईटीसी में से क्या अलग हो गया, आईटीसी होटल। तो आईटीसी होटल क्या बना, आईटीसी होटल बन गया आपका रिजल्टिंग कंपनी, है ना। तो जैसे मेरे पास आईटीसी के शेयर थे, आईटीसी होटल बन गई, तो होटल कंपनी ने मेरे को क्या दिए, शेयर्स दिए, क्योंकि मेरे शेयर किसके कम हो गए, आईटीसी के। क्लियर है, वो डीम डिविडेंड थोड़े होगा। तो देखिए हम यहां ये पढ़ के आए थे आपके,
पॉइंट्स। पहली बात ये डी मर्जर याद करो, 2 का 19 डबल ए में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि भाई डी मर्जर होता क्या है। और फिर यहां पे ध्यान दीजिएगा 47 कैपिटल गेन हेड में पढ़े थे, भाई इसको ट्रांसफर नहीं मानते हैं। तो किसको नहीं मानते हैं? तो यहां देखिएगा, पहली बात तो वो डी मर्जर और ये वाला पॉइंट था, लेकिन यहां पे हम कौन से वाला पॉइंट लेंगे, ये यहां जाके कहीं आएगा। हाँ किधर गया भाई, ये रहा इश्यू ऑफ शेयर्स, छठा पॉइंट। रिजल्टिंग कंपनी ने किसको दिया? शेयर होल्डर ऑफ डीमर्ज कंपनी। गॉट इट? इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर। तो यार वो हमने कैपिटल गेन हेड में कवर किया, अदर सोर्सेज में उसका कोई लेना देना नहीं है। अब मैंने सेक्शन 47 में एग्जैक्टली एक क्लॉज नंबर नहीं लिखवाया था, तो अगर आपको कनेक्ट करना हो कि ये पॉइंट कनेक्ट करना हो तो भाई कहां क्या लिख लो, भाई कैपिटल गेन में अंडर सेक्शन किसमें 47 में कौन सा पॉइंट पड़ा था? पॉइंट नंबर 6, ऐसे लिख लो। आप जब तक अपने सब्जेक्ट्स को, मेन सब्जेक्ट को तो करो ही करो, लेकिन सारे सब्जेक्ट के साथ भैया बार बार यही कहता हूं, अगर 100% जो मर्जी हो मैंने पास होना ही होना, बस ये है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं। हम एक चीज आज पढ़ लेते हैं, 4 दिन बाद दूसरी पढ़ते हैं, फिर हमें पता ही नहीं एग्जाम में क्या हो गया। एग्जाम में आज के दिन सर्जिकल स्ट्राइक होती है, आईसीआई एक पॉइंट के ऊपर गेम खेलता है, बच्चा बाहर निकलता, पेपर बड़ा कैंट हो गया, रिजल्ट आ गया, ये क्या हो गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं है बेचारे को। तो बार बार उस चीज पे तवज्जो दे रहा हूं, मैं जितना करवाता हूं उतना लिखो, उसके अलावा क्वेश्चन करते समय कुछ भी नई सिचुएशन आ जाए, क्या मारो, इंसर्ट मारो उसको अपने नोट्स में। बेटा टिका डिविडेंड, तो हमने क्या देखा, हर कंपनी पे था, सिर्फ ई में जब लोन एडवांस था उसमें कौन सी कंपनी आ गई, क्लोजली हेल्ड। बायबैक किसमें आ गया था, डोमेस्टिक वाली कंपनी में आ गया था। ठीक है, हर जगह एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में कैपिटलाइजेशन था, लेकिन सेकंड लास्ट पॉइंट में अकेला क्लोजली हेल्ड में एक्यूमुलेटेड था, और अगले में तो कुछ ऐसा था ही नहीं। अब इसके साथ हम रेड विद करेंगे सेक्शन 57। क्यों? अरे डिविडेंड पढ़ रहे हैं, एक जगह उसको रगड़ो। 57 में क्या बताई थी मैंने, अरे भैया डिडक्शंस आती हैं, तो इसकी डिडक्शन मैंने यही लिख दी, कितनी मिलेगी और किस बात की मिलेगी, सिर्फ एक ही चीज की डिडक्शन मिलेगी। अगर तुमने शेयर्स खरीदने के लिए क्या लिए हो, अरे भैया लोन लिए हो, अरे लोन लिए हो तो तुम क्या दोगे, उसके ऊपर ब्याज दोगे, उस ब्याज की डिडक्शन दे रहे हैं। लेकिन मान लो ब्याज है 100 रुपए, कितना, मान लो तुम्हें डिविडेंड मिला 50 रुपए, ब्याज है 100 रुपए, डिविडेंड मिला 50 रुपए, तो डिडक्शन कितनी मिलेगी, पूरी नहीं मिलने वाली। क्या लिखा है, इस ब्याज 100 रुपए को कंपेयर करो 20% ऑफ टोटल डिविडेंड, तो डिविडेंड 50 था, 50 का 20% कितना हुआ, 10 रुपए। तो ब्याज अगर 100 हुआ, डिविडेंड का 20% हुआ 10 रुपए, विच एवर इज व्हाट लेस, तो डिडक्शन मिली 10 रुपए। तो डिविडेंड था 50, 10 माइनस करो, टैक्सेबल कितना आ गया, 40 रुपए। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग और नॉट? पक्का टिक गया ये? मैंने कहा था 3 चीजें हैं साहब जिसके ऊपर मेहनत करना होता, बाकी इनकम लल्लू है, एक एक वर्ड में गोली की स्पीड पे जाएंगे। उनमें से एक मैं अभी आपको करवा दिया हूं 56 का 2 का 1 में, भैया डिविडेंड, और उसमें विशेष रूप से स्वाभाविक है हम किस पे गए हैं, 2 का 22 डीम डिविडेंड में गए हैं। अरे डिविडेंड तो टैक्सेबल हो गया ही होगा, कहीं इग्नोर मार दो, पता चले डीम डिविडेंड के पीछे हो लिया, अरे सर ने डीम डिविडेंड बताया था, अरे डिविडेंड तो है ही टैक्सेबल भाई, डीम डिविडेंड को भी हम क्या मान रहे हैं, डिविडेंड, कहीं और कोई मीनिंग ले लो तुम। ठीक है, और सारे सेक्शन जितने कनेक्ट होते थे मैंने यहां कनेक्ट कर दिए। दूसरी बात आती है महत्वपूर्ण, ये भी बड़ी बात है, उसके ऊपर इतना बड़ा पन्ना तो नहीं है, लेकिन ये कह लीजिए ये पूरा इस सेकंड इनकम पे इतना इलाका लग रहा है, ये नीचे के 2 डब्बे छोड़ दो, ये वाले डब्बे एक ही इनकम के ऊपर डाला मैंने, तो इसे हम सेकंड कैटेगरी बनाएंगे। ये है 56 का 2 का क्लॉज नंबर 10। देखिए गिफ्ट मिला, गलत है शब्द गिफ्ट, क्योंकि अगर आप बेयर एक्ट निकालिएगा ना तो बेयर एक्ट इस्तेमाल ही नहीं करता वर्ड, कौन सा, गिफ्ट। क्यों सर? क्योंकि सेक्शन है ऑल एसएससीज के लिए, किसके लिए, अरे गिफ्ट कौन देता है, जो प्यार मोहब्बत में होता है, एम आई राइट और नॉट, अरे वो इंडिविजुअल होता है, और ऑल एसएससी में तो भैया क्या आगे, कॉर्पोरेट भी आगे, राइट और नॉट किडीज। इसलिए बेयर एक्ट में टेक्निकली वर्ड क्या नहीं है, गिफ्ट नहीं है। ये तो हम बेवकूफाना एज ए टीचर कुछ भी वर्ड क्या कर लेते हैं यूज, ताकि पढ़ाना क्या हो जाए, सौखा हो जाए। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए आपकी। देखिए क्या लिखा, याद कीजिए हम सैलरी हेड पढ़ के आए थे, और सेक्शन 17 में हमने पर्क्स पढ़े थे। अगर आपको आपके एम्प्लॉयर से किसी भी रूप से कुछ मिलता है, गिफ्ट, ध्यान रखिएगा रिसोर्सेज हेड में मत आइएगा, यही लिख के दिया है, कहां चले जाइएगा आप, सैलरी हेड में, राइट।
और अगर मान लो से आई एम एडवोकेट, किसी का केस लड़ रहा हूं, जिसका मैं केस लड़ रहा था 5 लाख रुपए लिए फीस, कहां गई? पीजीबीपी हेड में। बट वो केस जीत गया, वो बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने मेरे को 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए। जैसे मान लो कल आप बच्चे पास होते हो, आपको लगता है यार इस आदमी ने मेहनत करी, कोई बात नहीं, आप भी दे सकते हैं बेटा, ऑलवेज यू कैन डू गूगल पे। तो वो मेरी जो इनकम है वो कहां जाएगी? हाँ, ये रिफंड के चक्कर में मत चलना। वो मेरी इनकम कहां जाएगी? स्वाभाविक है, जो आपसे जो उपहार मिला ये वो कहां जाएगा? पीजीबीपी हेड में। भैया हम उसका बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ना सैलरी हेड में जा रहा है ना पीजीबीपी में हेड में जा रहा है, कहां जाएगा? अदर सोर्सेज में। जैसे मान लीजिए हमारे साहब मिस्टर सार्थ, तो उन्होंने गिफ्ट दिया मान लीजिए मिस कांटे को, या उन्होंने गिफ्ट दिया मिस किसको? फ्लावर को। यहां वो कोई एम्प्लॉय नहीं है, वो कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, क्या है उनका? प्यार मोहब्बत है। कभी कांटे, मतलब समझ कभी फूल, तो फूल और कांटे फिल्म अजय देवगन साहब ने बनाई थी, अब हमारे साथ जी बना रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा हंस रहा हूं, थोड़ी लिबर्टी ले रहा हूं भैया, तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। राइट, बुरा मान गए आप? अगर आप बुरा मान गए हैं तो आई डोंट केयर। ओके, प्लीज बात को समझें। तो इन्होंने जो उपहार या गिफ्ट दिया, स्वाभाविक है जिसको मिला कहां जाएगा? अदर सोर्सेस में। इज दैट ओके किडीज? अब वो उपहार कब टैक्सेबल होगा, वो उपहार का नेचर क्या है, वो हम देखेंगे। पहले हम रिवर्स दिशा में जाएंगे। देखिए 2 बातें हैं, या तो एग्जम्प्टेड होगा या क्या होगा। पहले हम एग्जम्पशन में जाएंगे, जिसका मतलब भाई 56 का 2 का 10 नहीं लगेगा। अगर आप गिफ्ट किससे लिए हो? किसी खास व्यक्ति से लिए हो, किसी भाई, अरे कोई बात नहीं सर, एंजॉय कर, देख ये मेरा लेक्चर है, तेरे नाम पे डेडिकेट हो गया। तो ये, अरे रुक प्लीज क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूं, ज्यादा आप बहक मत जाइए, लौट आइए। अब ये जो गिफ्ट मिला है किसी खास व्यक्ति से मिला, स्पेसिफाइड पर्सन या स्पेसिफाइड इवेंट। और दूसरा है, इस तरह से कुछ मैंने कैटेगरीज बना के दी हैं, ठीक है, टेंशन मत लो, सिंपल याद रखो। कहता गिफ्ट मिला तो मैंने इन सब पॉइंट के लिए कोड की करवा दी। जैसे आपने देखा होगा मेडिकल टर्म्स में एमआरआई करवाते होते हैं, तो कोड की कुछ ऐसे बनाई है कि एमआरआई करवाई बंदे की, फिर भी डेथ हो गई। सर कहां से एमआरआई करवाई थी? बेटा आगे कोड की है, आगे ध्यान से सुनो, आगे कोड की है बेटा, कहां से करवाई सर एमआरआई? मेरा, ये देख रहे हो, मेरे हॉस्पिटल में से। कितना इजी कर दिया मैंने याद करवाना। क्या करवाए हो तुम? एमआरआई करवाए हो, डेथ हो गई, कहां से करवाए हो? मेरे हॉस्पिटल में। क्लियर है? क्योंकि बेटे कोविड हो गया था। ठीक है, यह है कोड की, जिसके हिसाब से आपको याद रखना सरल हो जाएगा कि भैया एग्जम्पशन है, टैक्स नहीं लगेगा। तो एमआरआई, एम से, अरे रे 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 रे, डोंट यू थिंक कोई खास इवेंट हो गया? आपका जुलूस निकला, अरे बेटे शादी हुई है, बारात तो निकलेगी ना, ऐसा नहीं। तो मैरिज पे जितना मर्जी गिफ्ट लो, तो तुम काला धन जितना मर्जी सफेद कर लो, तो मैरिज पे। दूसरा मैंने स्टार लगाया, कहां से लिए हो? रिश्तेदार से। कैसे लिए हो? अब प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाय रिश्तेदार? ध्यान दीजिएगा, पीजीपीपी हेड में करवा के भी आया था, दिखा देता हूं क्योंकि बच्चे अगेन हमारे मासूम हैं। एंड आई होप सो जो मैं रिविजन या वीडियो देता हूं इस तरह से या क्लास लगाता हूं आपकी, एलैबोरेट करता हूं। डू यू लाइक दिस ऑल? कि फटाफट या उसको फटाफट वाले में नहीं जाता, बेतसल्ली से आपको क्या मिले? यूटिलिटी। तो याद कीजिएगा जब हम पीजीपीपी हेड किए थे मेरे मासूम बच्चों, वहां पे हमने रिलेटिव का डेफिनेशन पढ़ा था, क्योंकि याद कीजिएगा वहां हम सेक्शन किए थे 40 का A का 2। कहां गया भाई? अरे व्हाट इज दिस? एक्चुअली बहुत हैवी लोडेड फाइल होती हैं, आपकी तरह मुश्किल होता है इन्हें भी, राइट? तो थोड़ा सा समय दीजिए क्योंकि फाइल खुलने में भी समय लगता है। ये देखिएगा, ये रहा 40 का 1 का 2। जब हम कहे थे कि किसी रिश्तेदार स्पेसिफाइड पर्सन को पैसे दिए, अनरीजनेबल अमाउंट है तो क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। यहां मैं रिलेटिव का डेफिनेशन करवाया था 2 का 41 में, जहां आपकी स्पाउस आ गई थी,
ब्रदर सिस्टर आ गया था, माँ बाप तो आने ही थे, और कोई भी लीनियल असेंडेंट एंड व्हाट डिसेंडेंट, तो यहां डेफिनेशन छोटी थी, क्लियर। लेकिन जब हम अदर सोर्सेज में गए, उसने कहा अगर रिश्तेदार से गिफ्ट मिला है तो उसने अलग से रिश्तेदार की डेफिनेशन दे दी। अरे बाप रे बाप, दैट इज द गेम। इसलिए क्या होता है, हम मूर्ख की तरह अदर सोर्सेज हेड पे बढ़े और भूल जाएं रिलेटिव के डेफिनेशन, क्योंकि देखो क्या लिखा, रिलेटिव 2 का 41 नहीं लगेगा यहां पे, क्योंकि वहां पे डेफिनेशन क्या थी, नैरो थी। अरे लेकिन यहां पे भी लिखना है तो तुम्हें लिखने में क्या जाता है, क्या था रे, तुम्हारी स्पाउस थी, ब्रदर था, अरे सिस्टर था, अरे मां थी, मां में बाप भी आएगा, मतलब हम समझ गए ना, लीनियर असेंडेंट एंड डिसेंडेंट कह लो। और कहां पढ़ के आए थे यार, पीजीबीपी में। और कहां पढ़े थे, अरे अंडर सेक्शन 40 का ए का 2 में। ये होता है पढ़ना, पिछला हेड भी टिक रहा और ये भी टिक रहा, मूर्ख की तरह बेवकूफ की तरह हम भागते रहते हैं, ये क्वेश्चन कर लिए खुश हो जाते हैं, वाओ। प्लीज ऐसा ना करो, बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, ये इंटर है, डू नॉट कंपेयर विद फाउंडेशन। फाउंडेशन में एक सब्जेक्ट था नया पढ़ने वाला, लॉ, बट वो भी डिपेंड करता है आप कैसे पढ़े हो। लल्लू की तरह पढ़ लिए तो इसलिए इंटर में फंसते हो आके, राइट किडीज। तो देखिए अब हम रिश्तेदार देख रहे हैं, तो 56 का 2 का 10 में डेफिनेशन क्या है, वाइडर है। एचओएफ में तो कोई भी मेंबर ले लेंगे, लेकिन बात किसकी हो रही है, मासूम बच्चों, इंडिविजुअल की। तो सबसे पहले तो हम आपका स्पाउस लिए, देन आपका ब्रो लिए, ब्रदर, फिर क्या लिए, सिस्टर। लेकिन यहां पे क्लॉज नंबर 7 पे आओ, क्या लिखा था, स्पाउस ऑफ एनी ऑफ द पर्संस रेफर्ड अंडर, ऊपर वाली 6। तो मैंने आसान क्या कर दिया, अरे ब्रदर के साथ जमा भाभी भी लिख दी, जीजा भी लिख दिया, कि बढ़ गया डेफिनेशन। 2 का 41 में थोड़े था। देन क्या आ गया, अरे ब्रदर सिस्टर स्पाउस का भी आ गया, तो उसको भी मैं हिंदी में लिख दिया, तुम्हारे स्पाउस का ब्रदर है, मैं मेल हूं तो मैं मेल के हिसाब से लिखूंगा, तो मेरी जो पत्नी है उसका जो भाई है साला है मेरा, ठीक है। और साले की भी साथ में क्या आ जाएगी, उसकी भी जनानी आ जाएगी, और साली की भी क्या आ जाएगा, उसका स्पाउस आ जाएगा। अरे समझ गए उसको हिंदी में क्या कहते हैं, वो मेरे को मालूम नहीं, तो स्पाउस लिख दिया हूं मैं, गॉट और नॉट, राइट। हाँ रुक जा, ठीक है, तू बना ले साली, कंट्रोल कर, पहले घरवाली तो ले आ। आजो आजो, अरे यार अब ना सुनो ना, आगे क्या लिए, ब्रदर और सिस्टर पेरेंट्स के, पेरेंट्स 2 होते हैं, गलती मत कर देना, माँ और बाप। तो अगर पापा के हिसाब से चलूंगा तो उसका क्या हो गया, ताऊ आ गया, अरे ताऊ की ताई भी आ गई, अरे ताऊ की ताई नहीं तुम्हारी ताई, क्योंकि सबकी स्पाउस लेनी थी। अरे छोटा भाई चाचा, साथ में चाची, अरे उसकी बहन पापा की, तो वो बेटा मुंह सुजाने वाला फूफा भी आ गया। और फिर क्या है, अरे माँ के हिसाब से उसका भाई कौन, ये क्या लिख दिया, दोनों मामी मामी कर दी मैंने, राइट। तो ध्यान दीजिएगा, मामा और उसके साथ मामी, अरे उसकी मामी नहीं तुम्हारी, और मौसी के साथ क्या आ गया, मौसा। देन एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट, मतलब तुम्हारे माँ बाप, दादा दादी, समझ गए। ऐसे ही आगे आने वाली जनरेशन, तुम्हारा बेटा, राइट, और साथ में उनका भी क्या, तुम्हारा दामाद, ये वो, तुम्हारी डॉटर इन लॉ, सब सारा सौदा आ गया यहाँ पे, राइट। ऐसे ही एनी लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट किसके, तुम्हारी स्पाउस के। तो बोले तो तुम्हारा कौन, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ग्रेट, समझ गए ना, लाइक दैट, गॉट और नॉट। तो कजन वजन नहीं लिए यहां पे, बस वो ध्यान रख लेना, बस सिंपल सौदा है, कजन वजन नहीं लिए, बाकी सारा सौदा चेक दिया। तो इसलिए प्रॉब्लम क्या होती है, अब देखो, अब तुम लॉ का पेपर देते हो, कंपनीज एक्ट में रिलेटिव की डेफिनेशन कहां पढ़ते हो, 2 का 77 में, वहां पे 9 लोग होते हैं रिश्तेदार। पढ़ना ये होता है, रिलेटिव आज आप इस सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो, अरे लॉ का भी तो पेपर दोगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भैया आपको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। सीओए में कहा 2 का 77 में आता है रिलेटिव, जिसके अंदर कितने लोग आते हैं, 9। अब मैं वो भी बताऊं, हाँ ज्यादा हो जाएगा वो बताना, कंट्रोल कर रहा हूं भाई। तो कोड की क्या थी, इनसे गिफ्ट मिला तो टैक्स नहीं लगेगा, MRI, M से मैरिज, R से रिलेटिव, I से इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो समझ गए, बाप दादा की प्रॉपर्टी या वसीयत बना दी, या किसी ने डेथ कंटेम्पलेशन, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ, कोई मृत्यु हो रही है उस दौरान आपको गिफ्ट दे गया। जैसे मान लो सार्थ एक नर्स है, विजुअलाइज कर सकते हो आप, और किसी पेशेंट को मैनेज कर रहा है, राइट। सो कोई बात नहीं बेटे, नर्स मेल भी होती हैं, राइट। तो
इसने बहुत उनकी सेवा करी, जैसे उनका गला घोंटा, ये वो सब कुछ किया इसने, तो उन्होंने मरने से पहले इसको क्या दे दिया, गिफ्ट दे दिया, तो भाई उस पर कोई टैक्स नहीं है, राइट। अब है देखिए एंटिटीज हैं ये स्पेसिफाइड एंटिटीज, तो इसमें क्या आ गया, मेरा हॉस्पिटल मैंने कहा था, एम से मेडिकल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी है वो, कोई भी, आर से रजिस्टर्ड ट्रस्ट, लोकल अथॉरिटी जिसे आप म्युनिसिपैलिटी कहते हो, और हॉस्पिटल। फिर कोविड का आज के दिन कोई सेंस नहीं है, बट अब दे रखा है तो पढ़ लो। कहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट करवाए सेल्फ का, फैमिली ऑफ इंडिविजुअल मीन्स, बताओ इसमें फैमिली का मतलब और भी अलग से दे रखा है, ठीक है, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, लेकिन पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर तभी लिए आपके ऊपर क्या है, मेनली डिपेंडेंट है। अगर आपको एम्प्लॉयर से मिला है कोविड का ट्रीटमेंट, जो भी पैसा, तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन किसी और से मिला है तो एग्जम्पशन कितनी है, 10 लाख तक है। अगर डेथ हो जाती है तो सब कुछ माफ है, लेकिन वो हो जानी चाहिए 6 महीने के अंदर जब डायग्नोसिस करवाया। ओके, तो मेरा पहले शुरू से करें, MRI करवा के डेथ कहा, मेरे हॉस्पिटल में कोविड हो गया, लेकिन उसमें से मैरिज एक याद रखो, और दूसरा महत्वपूर्ण था रिलेटिव क्या होता है। तो अगर ये लोग नहीं है तो स्वाभाविक है कहां आ गए हम। अब इसमें हम टैक्सेबिलिटी में 2 भाग बनाने जा रहे हैं, या 3 कह लो, हमें क्या मिला, गिफ्ट में क्या मिला, राइट। तो मान लेते हैं आपको कैश मिला, क्या मिला, मॉनेटरी गिफ्ट कहते हैं, क्योंकि चेक आ गया, ड्राफ्ट आ गया, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, यूपीआई, गूगल पे, समझ गए, ये सब कुछ सम ऑफ मनी कह लीजिए मिला। तो हमें देखनी है उसकी एग्रीगेट वैल्यू, क्या देखनी है, जैसे फिर से उदाहरण लो, सार्थ का जो भी है, शादी की बात नहीं करेंगे, मान लो सभी ने सार्थ को गिफ्ट दिया, तो एक एक आदमी का गिफ्ट का अमाउंट नहीं देखना है, सार्थ को जो टैक्स लगेगा सभी से जो मिला उसका टोटल लेना है। इसलिए मैंने एग्रीगेट भी लिख दिया, टोटल भी लिख दिया, और क्या लिख दिया साथ में, फ्रॉम ऑल कर लेना। भगवान के लिए क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे बेवकूफ बना देगा, इससे मिला उससे मिला, तुम इंडिविजुअल कराओगे, पेपर बड़ा कैंट हो गया, रिजल्ट के बाद ये क्या हो गया। तो बच्चा ना सोचता है मैंने किसी से पढ़ा तो मैं क्यों नहीं पास हुआ, मैंने उससे टेस्ट सीरीज ली, क्या फायदा हुआ ऐसी टेस्ट सीरीज लेने का। अरे भैया, टेस्ट में अगले ने टेस्ट लिया, पढ़ाने में पढ़ाया, लेकिन तुम क्या पढ़े हो ये देखो ना, राइट। तो कोई ऐसा थोड़े मैं कोई मंत्र फूंक दिया, ये लो बेटा सार्थ आप हो गए CA, राइट, ऐसे नहीं होता, वो तो आपकी मेहनत पे ही होगा बेटा। तो ध्यान रखिएगा, अगर टोटल बना कितना 50,000, मान लो सार्थ को 5 लोगों से 10-10 हजार मिला, तो टोटल कितना हुआ। तो बेटा सार्थ तुम बोलो तारा रारा ऐश करो, कोई टैक्स नहीं। लेकिन मान लो 5 लोगों के बजाय इसको कितने लोगों से मिल गया, इसका लकी नंबर 6 लोगों से 10-10 हजार मिला, कितना बन गया 60,000। तुम्हारा कसम 60,000 ना आजकल मैथ्स में 50,000 से ज्यादा होता है। तो होल वैल्यू मतलब फुली टैक्सेबल, एक आदमी के ज्यादा मिल जाने से इसको टैक्स ठुक गया। तो रियलिटी ये भी हो सकती है कि चाहे 10,000 एक्स्ट्रा मिले, लेकिन इसकी जेब में नेट अमाउंट क्या जाए, कम। क्यों, क्योंकि क्या ठुका 60,000 पे टैक्स। बच्चा फिर गलती कर लेता, बच्चे के दिमाग में एक चीज फंसी हुई है, 50,000 एग्जाम्प्ट है, 50,000 एग्जाम्प्ट है, पेपर में करा होता है 60,000 माइनस 50,000 इक्वल टू 10,000। ICAI कहता है बेटा एक बार दोबारा मिलो ना, गलत माइनस करके। कहने का मतलब इसलिए मैं ब्रैकेट में दोबारा लिखा, कोई एग्जाम्पशन नहीं है 50,000 का, 50,000 से टपा ठोको पूरा, बात खत्म। इज दैट ओके? कहो तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल भी यहां घुसेड़ू, या इतनी अकल तो होगी, हो जाएगी। तो हाँ लिख रहा हूं भाई, सार्थ के लिए लिखना पड़ता है इस। तो गिफ्ट टू मिस्टर S, राइट। लेट्स से इसको गिफ्ट दिया 5 फ्रेंड्स ने एट द रेट ऑफ 10,000, तो ये क्या हो गया, फुल्ली व्हाट एग्जाम्प्ट, क्योंकि 50,000 बना। लेकिन 5 की बजाय कितने हो गए 6, तो फुल्ली क्या हो गया टैक्सेबल। कितना रुपया 60,000। ओके भाई लोगों, अब क्या मिला सार्थ को, अब मॉनेटरी गिफ्ट नहीं मिला, क्या मिला अब नॉन मॉनेटरी बोले तो आसान भाषा में काइंड में भी 2 बात है। इसको मिला मूवेबल एसेट, क्या मिला मूवेबल एसेट। अब बहुत कुछ हो सकता है, आइए एक बार देख लें मूवेबल के अंदर क्या क्या है।
और इसको ना आप लिंक कीजिएगा, कैपिटल गेन हेड में हम 2/14 में कैपिटल एसेट का डेफिनेशन पढ़ते थे और उसमें हमने कहा था पर्सनल मूवेबल इफेक्ट, याद है? वहां हमने कहा था ये कैपिटल एसेट कुछ है और कुछ नहीं है। पहले मैं कैपिटल गेन हेड में ही जाके दिखा देता हूं ताकि लिंक आप अच्छे से कर सको। कैपिटल गेन हेड में 2/14 में हमने कहा था ये होते हैं कैपिटल एसेट और इन पे ठुकेगा टैक्स। उसमें हमने क्लॉज ए में कहा था किसी भी तरह की प्रॉपर्टी, लेकिन उसके अंदर एक्सेप्शन थी, बट डज नॉट इंक्लूड, इनको नहीं मानना। और इसके अंदर था देखो मूवेबल पर्सनल इफेक्ट, जैसे मैंने यहां कहा था वेयरिंग अपैरल्स फर्नीचर, ये कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसके अंदर फिर नेगेटिव एक लिस्ट थी, बट एक्सक्लूड, दैट इज ये कैपिटल एसेट है। तो ये सेम वो लिस्ट जा रही है अदर सोर्सेज हेड में, ये होता है पढ़ना। देखो ये लिखा, यहां पे लिख के भी दिया था अदर सोर्सेज में 56 का 2/10 में गिफ्ट है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। वहां एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, क्या? शेयर्स हैं। ये होता है पढ़ना। कैपिटल गेन करवाया, अदर सोर्सेज की बात हो रही है, अदर सोर्सेज करवाना किसकी बात हो रही है? तुम ऐसा पढ़ो, तुम्हें कौन रोक लेगा? तुम ऐसा नोट्स बनाओ, तुम्हें कौन रोक लेगा? हम क्यों बनाए? देते रहो फिर अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट, मैं क्या करूं? मैं तो स्पष्ट बोल सकता हूं भाई। तो यहां देखो ये कोड की करवाया था मैं तुम्हें, जेडी पास। जिस मूवेबल चीज पे टैक्स ठुक सकता है उन्होंने कैपिटल एसेट मान लिया था, इन्हीं की वैल्यू बढ़ता है। जेडी जैसे ज्वेलरी, ये सारे के सारे मैंने कहा था एक वर्ड में ले लो तो आर्ट वर्क कहा था मैंने, ये देखो शॉर्ट में। डी से क्या था? ड्राइंग। पी से क्या था? पेंटिंग। आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की कोई चीज, आर्ट वर्क आ गया, ठीक है यहां पे। एंड देन क्या आ गया था आपका? स्कल्पचर, मूर्तियां वगैरह। अब अदर सोर्सेज में जब गए तो वहां क्या हुआ? अब देखिए हैवी अभी ये फाइलें हैं, ये भी रोने पे आ जाता बेचारा। देखो मूवेबल प्रॉपर्टी तुम्हें मिली और उसके अंदर क्या लिखा? अरे डोंट यू थिंक ये वही चल रहा है, जेडी पास। कलर देखो जेडी, बट एक नया डी आ गया, वर्चुअल व्हाट? डिजिटल एसेट, ठीक है, वर्चुअल डिजिटल एसेट। अरे सर ये चीज क्या है? आप देखो आज के दिन गोल्ड ले रहे हो, किस में ले रहे हो? वर्चुअल गोल्ड, ठीक है, बस वो लिख दिया और क्या है जो, ठीक। तो जेडी वही आ गया, पास में देखो वही चल रहा है, बस एक नया एस लग गया, कौन सा? शेयर्स एंड सिक्योरिटीज। लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक कोई आपको गैजेट मिला, जैसे इसके साथ को वो मिला, लैपटॉप मिला, मोबाइल मिला, ठीक है, कंप्यूटर, फोन, घड़ी वड़ी, कार, फर्नीचर, ये क्या नहीं है? क्योंकि ये क्या नहीं है? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो दैट मीन्स अब क्या मिला गिफ्ट के रूप में? अरे तुम्हें काइंड में मिला, क्या मिला? मूवेबल मिला। लेकिन मूवेबल पे हर किसी पे टैक्स नहीं है। मूवेबल का ये मतलब है जेडी पास, और उसमें एक नया पॉइंट आ गया, कौन सा? शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में। मतलब जो वैल्यूएबल चीजें हैं, कपड़े वपड़े, उन पे लगने लगा टैक्स, तो तुम तो फिर जो बर्थडे पे केक रगड़ते हो तो आपको भी पहले टैक्स देना पड़ेगा, मत लगाओ। राइट, वो अच्छा सा नहीं लगता, राइट। तो भाई मेरे अब ये क्या बोला? ये है, मैंने मेरी तरफ से लिखा है विदाउट कॉन्सिडरेशन। तुम मासूम बच्चा कहीं बना लो वाइफ ऑफ कॉन्सिडरेशन, वैसा नहीं है बेटे, तो पूरा अच्छा लिख लेना। मतलब पूरा मुफ्त में मिला, या क्या मिला? इनएडिक्वेट कॉन्सिडरेशन। अरे मतलब 100 रुपए का चीज था, तुम्हें अगले ने कितने का दिया? 40 में। तो कहीं ना कहीं तुम्हारा और उसका मतलब कोई प्यार तो है, ओके और नॉट? तो दो बातें हैं। अगर बिना कंसिडरेशन के मिला, फिर से तुम्हें क्या करना है भाई? टोटल करना है, एग्रीगेट लेना है। जैसे इधर था सभी जिससे मिला सबका टोटल करो, लेकिन यहां तो कैश था ना, तो सीधा वैल्यू आ गया था यार। अरे यहां तो मतलब वो इन काइंड है, तो क्या करना पड़ेगा? उसका वैल्यूएशन। तो हम क्या लिए? एफएमवी, स्टैंड्स फॉर फेयर मार्केट वैल्यू। कैपिटल गेन हेड में यही बकवास करते थे हम, ओके। तो उसमें भी अरे वाह सेम ही आ रहा है, अप टू 50,000 है तो फुल एग्जम्प्ट, अरे मोर देन 50,000 है तो यहां पे भी पूरा का पूरा क्या हो गया? अरे सेम एग्जाम्पल है, यहां तुम क्या लिए थे? 10,000 कैश लिए थे। अब यूं कह लो 5 दोस्तों ने 5 घड़ियां दे दी, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? 10,000 थी, ओके और नॉट? ओके हैं सारे? अब है इनएडिक्वेट कॉन्सिडरेशन। तो इनएडिक्वेट है तो तुम्हें डिफरेंस लेना पड़ेगा बिटवीन व्हाट? फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, तुम्हें एक गोल्ड कॉइन मिला, 1.5 लाख का चल रहा भाई, 1.5 लाख हुई फेयर मार्केट वैल्यू।
उसने तुमसे लिए 50,000 रुपए, तो तुम्हें गिफ्ट कितने का मिला भाई? 1 लाख का मिला ना। अरे हाँ या ना? तो यहां उस 1 लाख के लेके चलो। अगर वो अमाउंट किससे ज्यादा है? 50,000 से ज्यादा, मेरे एग्जाम्पल में जो अभी मैंने दिया, तो क्या हो गया? पूरा टैक्सेबल। अरे गॉड और नॉट? जैसे यहां पे भी हल्का सा एग्जाम्पल कहते तो लिख देता हूं यार, तुम्हें क्या मिला? एक गोल्ड कॉइन, जिसे आप बुलियन कह देते हो, ठीक है, गोल्ड कॉइन, ठीक, उसकी एफएमवी कितनी थी? 1.5 लाख, ठीक है। 2 सिचुएशन, तुम कितना पैसा दिए? कंसिडरेशन ए, तुम दिए हो 1 लाख, बी, तुम दिए हो 50,000। तो सिंपल है, आंसर क्या हुआ? अरे ए में तुम क्या निकालेगा? डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस क्या आया? फेयर मार्केट वैल्यू 1.5 लाख माइनस व्हाट? 1 लाख इक्वल टू व्हाट? 50,000। तो हमने कहा था अगर वो डिफरेंस अप टू क्या है? 50,000 है, तो ये तो क्या हो गया? फुली एग्जाम्प्ट। और बी में जब हम डिफरेंस निकाले तो भाई डिफरेंस कितना आया? 1.5 लाख फेयर मार्केट वैल्यू, तुम कितना दिए हो? तुम 50,000 दिए हो, इक्वल टू क्या आ गया? 1 लाख। 1 लाख आजकल मैथ्स में 50,000 से ज्यादा, तो ये 1 लाख क्या हो गया? फुली टैक्सेबल। ओके और नॉट? 100%। आइए कहानी आगे बढ़ती है। अब तुम्हें क्या मिला? इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला। क्या मिला? इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला। लेकिन अब एक बड़ी चीज ध्यान रखना है, हर जगह चाहे कैश था या मूवेबल था, हम क्या लेके चल रहे थे? एग्रीगेट एग्रीगेट एग्रीगेट। इमूवेबल में क्या देखना है? सिंगल ट्रांजैक्शन देखनी है। भगवान के लिए यहां एग्रीगेट मत देख लेना। और इमूवेबल का मतलब देखो, हाउस कैपिटल गेन के दिनों से हम कह रहे हैं एलबीबी, लैंड, बिल्डिंग या बोथ, ठीक है। और यहां मैं चार्ट बढ़िया बना दिया। कैसे सर? अरे फिर से चलते हैं कैपिटल गेन में, जाना पड़ रहा है कम वक्त। आप देख रहे हो ये हेड कैपिटल गेन में तो भयंकर लेके जा रहा है। वैसे पीजीबीपी का बात हुआ, सैलरी का भी हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी का भी होगा। तो भाई मेरे यहां हम किए थे सेक्शन नंबर 50 का सी। ये देखो, ये 50 का सी दिख रहा है। और क्या लिखा था? अरे ये सेम वही है जो पीजीबीपी में कहां था? 43 का सी। क्या लिखा है? अरे अदर सोर्सेज में 56 का 2 का 10, ठीक है। पहले जो रिवीजन दे रखा हूं, कोई और वर्ड जो दिखाता हूं उसके साथ गलती से वहां ना लिखा हो, जो प्रिंट आउट भी लेके बैठे या जिसने खुद अपने बनाए, बहुत सारे बच्चे लिख के बना रहे हैं, तो आप अपना लिखो वहां पे, पता तो चले कौन कौन सी चीज कहां जा रही है। यहां पे था एसडीवी, व्हाट? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, जिसे हमने डीम्ड माना था क्या? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी होती है और सरकार की तरफ से क्या फिक्स्ड होती है? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। यही दिखेगा। तो मैंने सारा इकट्ठा करके ये चार्ट, मस्त चार्ट यहां पे बनाया है, एक एक चीज लगभग टिक जाए। तो पहली बात, यहां पे एक डायलॉग मार दिया, डबल टैक्सेशन। क्यों मार दिया? उस वर्ड को इग्नोर करो। इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने क्या लिखा? टैक्सेबिलिटी 56 का 2 का 10 अदर सोर्सेज साइड में, ठीक है। लेकिन ये ऊपर क्या लिख दिया? इन द हैंड्स ऑफ बायर। बायर से में भी आपको मैसेज ये जा रहा है उसने कोई चीज खरीदी है। अरे क्योंकि इसमें भी वही 2 बातें आएंगी, व्हाट? इनएडिक्वेट कंसिडरेशन टाइप, कुछ भी कह लो, ठीक है, उसी ढंग से। तो देखो क्या लिखा। तो कहता है सबसे पहले देखो डोया। व्हाट इज डोया? डेट ऑफ एग्रीमेंट। अरे इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, कोई एग्रीमेंट की डेट होगी। और अगर वो डेट ऑफ एग्रीमेंट डिफरेंट है, किससे? डोर से, स्टैंड्स फॉर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जब तुम रजिस्ट्री करवा रहे हो, अगर वो डिफरेंट है। अब तुमने देखना है डिफरेंट है या नहीं। हमने कहा हां है। तो कहता होल और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन पेड, या तो पूरा मुफ्त हो सकता या क्या होगा? इनएडिक्वेट। वो पूरा इस ढंग से नहीं लिखा, इतनी भावना को तो समझो ना, कैसे चार्ट में क्या क्या डालता मैं भी। अरे समझ रहे हो, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, राइट? तो जितने भी तुमने पैसे दिए हैं और उनमें से चाहे सारा पैसा या थोड़ा पैसा तुमने किससे दिया? व्हाइट मनी में दिया। अरे व्हाइट मनी में मेन वर्ड पिक करो। अरे क्या? अकाउंट, पे, चेक और ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अरे किसकी याद है? पीजीबीपी का हेड सेक्शन 40 का ए का 3, वो 10,000 वाली लिमिट, ट्रक के लिए कितनी? 35,000 वाली, 35,000। पीजीबीपी हेड, वही सेम वही चीज उठा रहे हो आप।
कहता इसको हम कहते हैं सफेद धन, व्हाइट मनी, और तुमने ये कुछ भी पैसा कब दे दिया, डोयस तक, डोया डेट ऑफ एग्रीमेंट तक, ऑन और बिफोर। तो प्रश्न है ये अकाउंट पे इसे तुम दिए हो या नहीं दिए हो। हमने कहा हां दिए हैं, तो दिए हैं तो व्हाइट हो गया। दिए हो लेकिन हम ऐसे नहीं दिए हैं तो क्या हो गया, ब्लैक हो गया। ब्लैक का मतलब क्या हो गया, कैश हो, चाहे चेक कौन सा हो, बेरर या क्रॉस डी क्यों ना हो, यही बताया था बीजीबीपी हेड में। तो अगर तुम व्हाइट में दिए हो तो हमने कहा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू उठा रहे हैं, लेकिन कौन से डेट की उठा रहे हैं, डोया वाली। होता क्या है, स्टैंप ड्यूटी रेट सरकार टाइम टू टाइम क्या करती है, चेंज। तो एक दिमाग लगाओ, एग्रीमेंट तो पहले हुआ होगा ना, रजिस्ट्रेशन बाद हुई होगी। तो मान लो अगर स्टैंप ड्यूटी रेट पहले था 100 रुपए, अब है 120 रुपए, तुम टैक्स किस पे ठुकवाना पसंद करोगे, 100 पे ना। तो इसलिए व्हाइट में पैसे दिए तो हम कौन सा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लेंगे, डेट ऑफ एग्रीमेंट। तुम अगर ब्लैक में दिए तो हम कौन सा लेंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब आगे चलो, फिर से यहां क्या निकालना है, डिफरेंस। अरे क्यों, क्योंकि अगर आपने कुछ पैसा दिया है, राइट, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ले लो, कौन सी, ये पॉइंट लगा तो डोया वाली आ गई, ये लगा तो कौन सा आ गई, डोर वाली आ गई। ठीक है, मान लो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है प्रॉपर्टी का 1 करोड़, तुम कंसिडरेशन दिए 40 लाख, कितना डिफरेंस बचा, 60 लाख। कहता विल बी टैक्सेबल, वो 60 लाख विल बी टैक्सेबल अगर डिफरेंस इज मोर देन, अगर वो डिफरेंस किससे ज्यादा है, हायर ऑफ 50,000 और 10। मतलब हर जगह हम क्या पढ़, अरे यार एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, हर जगह ये कैश में 50,000, मूवेबल में 50,000 माफ कर रहे थे ना, तो हम यहां पे भी वही 50,000 माफ कर रहे हैं, लेकिन हम 50,000 ही नहीं माफ कर रहे, हम उससे भी ज्यादा माफ कर रहे हैं। यहां पे कितना, 10% ऑफ कंसिडरेशन। फिर से मेरा उदाहरण सुनो, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितना बोला मैं, 1 करोड़ रुपया, तुम कितना कंसिडरेशन दिए, 40 लाख, तो डिफरेंस कितना है, 60 लाख। अच्छा 60 लाख अगर किससे ज्यादा है, दैट 60 लाख विल बी टैक्सेबल इफ डिफरेंस इज मोर देन हायर ऑफ व्हाट। तो 60 लाख वाला एग्जांपल दे दिया तो 50,000 से तो ज्यादा ही हो गया ना। और 10% ऑफ व्हाट, कितनी कंसिडरेशन थी एग्जांपल में, 40 लाख, उसका 10% कितना होता है, 4 लाख, तो 4 लाख से तो ज्यादा होगी, तो 60 लाख क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। वैसे तो मैंने यहां भी लिख के दे रखे हैं, ये इलस्ट्रेशन करनी कर लेना, लेकिन कहते हो तो मैं यहां एक एग्जांपल चेप देता हूं, देखो थोड़ा इजी एग्जांपल चेप देते हैं, ठीक है। तो मान लो जी हमारी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है 10 लाख, ठीक है जी, कितना, 10 लाख है। कंसीडरेशन हमने पे करी, जैसे अभी एग्जांपल में कितना लिया था मैं, 6 लाख, इज दैट ओके, राइट, 6 लाख। तो भाई यहां पे क्लियर हो गया आपका सॉल्यूशन के लिए, डिफरेंस कितना आ गया, 10 लाख माइनस 6 लाख इक्वल टू व्हाट, 4 लाख। अब हमने क्या देखना था, हमने हायर निकालना था, किसका, 50,000 और व्हाट, 10% ऑफ कंसिडरेशन। तो 10% ऑफ कंसिडरेशन कितना हो गया, 60,000, विच एवर इज हायर कितना हो गया, 60,000। और यहां क्या हो गया, डिफरेंस मोर देन क्या हो गया, हायर हो गया, तो ये डिफरेंस क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया, कितना, 4 लाख रुपए। गॉट और नॉट, पक्का है 100%। अब मान लेते हैं एक बार 9 लाख है, ठीक है जी, 9 लाख मान लो। तो 9 लाख वाली सिचुएशन में क्या आएगा, डिफरेंस 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। लेकिन फिर से देखना 1 लाख क्या बन जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा, राइट। या तो मैं इस अमाउंट को हल्का सा और क्या कर देता हूं, बढ़ा देता हूं, मैं इसको 9 चलो 5 लाख ही ले लेते हैं, ठीक है।
तो यहां ज्यादा डिस्काउंट नहीं मतलब अपने को बेनिफिट हो रहा था। कितना आया? 50,000। फिर से हायर निकाला, वही 50,000 और व्हाट 9.5,000। हायर क्या आ गया? 9.5 आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन है, क्या डिफरेंस हायर है? नो, डिफरेंस तो 50,000 था। डिफरेंस लेस देन क्या हो गया? हायर हो गया। तो यहां क्या हो गया? एग्जाम्प्ट हो गया। नॉट और नॉट, मतलब घूम फिर के 50,000 वाला तो दे रहे हैं, लेकिन हम 50,000 ही नहीं, यहां बल्कि कितना दे रहे हैं? 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। कंसिडरेशन का समझ गए ना? 10% डिस्काउंट वाली बात हो रही है। ये ना बिल्कुल वैसे ही तो था कैपिटल गेन में 110% वाला। तो इसी 10% को मैं हमेशा कहता हूं, चाहे क्या मान लो डिस्काउंट, और ये बिल्कुल चाहे कैपिटल गेन का 110% के हिसाब से सॉल्व कर लो, कॉपी पेस्ट क्या होने वाला है? सेम आएगा, राइट। अब मान लेते हैं अगर डेट्स क्या नहीं है? डिफरेंट नहीं है। अरे अगर डिफरेंट नहीं है फिर तो भाई सीधी सी बात है, कौन सी डेट लोगे? एग्रीमेंट तो है ही नहीं, जब डिफरेंट तो यही लोगे ना फिर। ओके, देन ये है इन द हैंड्स ऑफ बायर। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो ना, आगे हम पढ़ेंगे ऑब्वियसली टीडीएस 194 का ही का है। तो यहां पे अगर आपकी कंसिडरेशन इफ लेस देन 50 लाख है, क्या है? मतलब आपने चीज खरीदी है तो पैसे दिए ना, तो अगर यस है तो कोई क्या नहीं करता? टीडीएस। लेकिन अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है? 50 लाख उससे ज्यादा है, तो आपने सेलर को पूरे पैसे नहीं देने होते हैं, आपने उसका क्या काटना होता है? 1% टीडीएस काटना होता है एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, राइट। अब डबल टैक्सेशन इसलिए लिखा है, इन द हैंड्स ऑफ किसकी बात हो रही है? यहां आ गया आपका कैपिटल गेन हेड या पीजीबीपी हेड, जो मैं सेक्शन यहां कोट कर रहा था। देखो ये आ गए ना आपके सेक्शन आ गए। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड एज सिट व्हाट? स्टॉक एंड ट्रेड, तो आ गया पीजीबीपी हेड। तो लग गया कौन सा सेक्शन? 43 का, सी का। और अगर हेल्ड एज कैपिटल एसेट है, के तो याद होगा ना, कैपिटल गेन के लिए मैं कैपिटल एसेट के लिए के यूज करता हूं। कैपिटल गेन हेड क्या लग गया? 50 का, सी। और यहां पे भी देखो सेम वही चीज, इज डोया डिफरेंट फ्रॉम व्हाट? डोर। फिर देखो आंसर वही जा रहा है। हमने कहा यस, तो अब क्वेश्चन क्या था? वो कुछ जो पैसे मिले, क्या वो व्हाइट में मिले या नहीं मिले? तो अगर व्हाइट में मिले हैं, अब ये सेलर के लिए हो रही है, तो बिल्कुल वही कैपिटल गेन में जो पढ़ के आए। तो हमने कहा टैक्सेबल क्या होगा? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। कौन सी डेट को? डोया को। यहां कौन सी डेट आ गई? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। लेकिन हम वहां पे क्या करते थे? स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को ले लेते थे। अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू मोर देन क्या होती थी? 110% ऑफ व्हाट? कंसिडरेशन। कुछ याद आ गया वहां पे या नहीं? सेम ये 10% का क्या दे देते थे यार? डिस्काउंट। क्लियर? और सेम आंसर यहां पे भी क्या है? सेम वही कैपिटल गेन वाला। अगर नो है तो फिर कौन सी डेट ले ली? डेट ऑफ डीओआर। और मैं कह जी ओके, या कैपिटल गेन में जाके इसको दोबारा दिखाऊं, थोड़ा टाइट फील हो रहा तो पक्का भाई सोच लेना ये 10%। और चीज क्या होगी? ये सिर्फ लेक्चर लगाने से कुछ नहीं बात बनती। क्या करना होता है? उसे सॉल्व करके देखना क्या है जरूरी है। सिर्फ यही नहीं आप 56 का 2 का 10 ही सॉल्व करो आप, उसके साथ आपको कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए? 50 का सी भी, तब जाके टिकता है चीज। कहते तो एक क्वेश्चन कराऊं, डन है? चलो भाई छोड़ दिया फिर मैंने। नाउ गाइस, ये 2 बड़े पार्ट हो गए आज। अब ऐसा है, 2 बड़े पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट कैपिटल मतलब अदर सोर्सेज हेड का थोड़ा है। तीसरा सबसे बड़ा जाता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लेकिन उसमें अगर आप ये पूरा पन्ना देखोगे ना, पेज देखोगे, वो एग्जाम्पशन वाले सेक्शन पे आधारित है। सेक्शन नंबर कौन सा? 10 का डी। इसलिए मैं कह रहा था अदर सोर्सेज तो मेनली 2 पेज में आ जाता है, ये तो 10 का डीप स्पेस खाएगा, तो इसमें काफी टाइम लगेगा, थोड़ा हैवी डोज भी हो जाएगा। तो मैं हल्के से अब कुछ छोटे पॉइंट करवा देता हूं ताकि उसको छोड़ के ये सारा कंप्लीट हो जाए, उसे हम सेकंड पार्ट में, और वो मेरे को सारा का सारा विद एग्जांपल आपको करवाना ही पड़ेगा, तब जाके टिकेगा। बट ये हम्बल रिक्वेस्ट है, जो अभी आपने देखा था कैपिटल गेन वाला मैंने कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि कैपिटल गेन में रिवाइज करवाया था। क्वेश्चन नहीं करोगे तो अटकोगे, मैंने तो उसको हार्मोनाइज किया। अब देखिए कुछ चीजें और जो छोटे छोटे पॉइंट है।
हमने कहा वो अदर सोर्सेज हेड में आ जाएंगे अगर वो टैक्सेबल नहीं है। कौन से हेड में? पीजीबीपी में, राइट। ये वो जैसे ये पीजीबीपी हेड में भी हम पढ़ गए थे, प्रोविडेंट फंड, सुपरएनुएशन, वेलफेयर फंड। अगर अमाउंट रिसीव्ड किससे था? एम्प्लॉय से था, लेकिन उसको एम्प्लॉयर ने कहां जमा करवाना था? उनके अकाउंट में। नहीं जमा करवाया था तो वहां हमने इसे क्या माना था? पीजीबीपी हेड की इनकम। भूल गए होगे एज यूजुअल। चलो बेटा चलते हैं कहां? पीजीबीपी हेड में। आपको दिखाते हैं तब जाके तसल्ली होगी। आजा भाई आजा, इतना टाइम मत लगा। चलिए ध्यान देना, ये था पीजीबीपी हेड में एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स वेलफेयर फंड, याद है? प्रोविडेंट फंड, ईसीआई, सुपरएनुएशन। हमने कहा था ये एम्प्लॉयर के लिए बिजनेस इनकम मान लेंगे अगर उसने डिपॉजिट नहीं करवाया टिल द ड्यू डेट ऑफ व्हाट? फंड। ओके, जहां पे हमने कहा था जैसे प्रोविडेंट फंड कानून कहता है आपको जमा कब करवाना होता है? 15 तारीख तक, राइट। तो अगर चाहे डेट निकल गई उसके बाद भी जमा करवाए तो भी तुम्हारी क्या है? बिजनेस इनकम है। अब अदर सोर्सेज हेड कब लगेगा? पहले तो ये देखो, ये मैंने सेक्शन 36 में आपको करवाया था और 36 का पॉइंट नंबर कौन सा था? 8वां। या तो यहीं पे आकर के भी इसी 8वें पॉइंट में भी आके आप क्या लिख सकते हो? अदर सोर्सेज में भी सेम पॉइंट, यही पॉइंट अदर सोर्सेज में भी जाएगा। और अदर सोर्सेज हेड कब लगा? अदर सोर्सेज हेड तभी लगेगा अगर आपकी इनकम कहां नहीं आई भाई? पीजीबीपी हेड में ना आए तो नहीं आएगा तो भाई टैक्स तो लगेगा, लेकिन कौन से हेड में? अदर सोर्सेज में। तो यहां लिखना हो तो हम कहां पढ़ के आए थे इसे? पीजीबीपी अंडर सेक्शन कौन सा? 36। पॉइंट नंबर क्या था? हाँ, कि क्लॉज नंबर नहीं लिखवा रहा, इतनी क्लोजिंग क्लोजिंग कौन सा याद होनी है। अब अगला पॉइंट देखो, हाउस प्रॉपर्टी हेड में किया था, क्या लिखा? इफ चलो हाउस प्रॉपर्टी नहीं, अभी नहीं आया, हाउस प्रॉपर्टी वाला सेम आ जाएगा। लेटिंग आउट, क्या लेट आउट कर रहे हो? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड। अगर आपका धंधा ये है फिर तो पीजीबीपी में आना था, नहीं है तो यहां आ गया। इसी से रिलेटेड देखो हाउस प्रॉपर्टी वाला कॉम्पोजिट रेंट, वहां याद है बिल्डिंग का भी रेंट था, सर्विसेज का भी था और एसेट्स का भी था। वहां हमने पढ़ा था रेंट ऑफ एचपी अगर सेपरेबल नहीं है तो कहां चला जाएगा? ओएस में। और याद करो वहां पे सेक्शन 22 में कंडीशन होती थी हाउस प्रॉपर्टी हेड के लिए आप ओनर होने चाहिए, अगर ओनर नहीं हो तो सबलेट किया, कहां चला जाएगा? ओएस हेड में। तो एचपी हेड में भी ये सेम चेक कर लेना चाहिए। चेक कराने की बात, वो तो एक ही पेज में सारा सौदा किया था। लेकिन अब चलो इस पॉइंट को बाद में लेते हैं। मैंने कहा था सारी इन्वेस्टमेंट इनकम कहां आती है? अदर सोर्सेज हेड में। तो इंटरेस्ट सारे ओएस में आएंगे, चाहे वो सिक्योरिटीज पे है, बैंक पे है, लोन दिया है, कोई कॉम्पनसेशन मिला। कॉम्पनसेशन कहां पढ़ के आए थे? कैपिटल गेन हेड में। वो कंपलसरी एक्विजिशन वगैरह जो हुई थी वो यहां पे भी आएगी। या इनकम टैक्स, क्योंकि आप क्या जमा कराते हो? एडवांस, उसका रिफंड जब आया विद क्या आया? इंटरेस्ट। ये सारा ओएस में टैक्सेबल है। लेकिन ऐसा है इस इंटरेस्ट से रिलेटेड सेक्शन नंबर 10 में कुछ एग्जम्पशन है कि ये वाले इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होंगे। उसके लिए क्योंकि देखो मेरे को पेजेस का यूज करना था तो ये गिफ्ट वाले पेज में यहां मैंने लिख के दे रखा था कि ये इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि सेक्शन 10 क्या है? मदर सेक्शन है। किस चीज का? एग्जाम्पशन। किसके ऊपर? इनकम के ऊपर। सेक्शन 10 का 4 की 2 क्लोज कहती है अगर आपको इंटरेस्ट मिला कौन से अकाउंट में? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, जिसे आप लॉ की कक्षा में फिरमा में पढ़ के आते हो, राइट। तो ये वो है भारतीय जो कहां रहते हैं? भारत के बाहर। हमने कहा हिंदुस्तान में जमा करो, फॉरेन करेंसी आएगी और तुम ऐश करो, तुम्हारा इंटरेस्ट हमने क्या कर दिया? माफ। 10 का बीसी कॉम्पनसेशन मिला सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, दिस एंड दैट कुछ हो गया, सरकार ने दे दिया, अभी लोग बर्बाद हो गए, दिस, ठीक है, आग वाग लगी, दुकानें जल गई, वो तो वो एग्जाम्प्ट है एक्सेप्ट टू द अमाउंट अलाउड एज डिडक्शन। जिसका मतलब कोई डिडक्शन ले लिए तो डबल बेनिफिट थोड़े मिलेगा। क्लियर? 10 का 15 स्टार डाला, ये पक्का याद होना चाहिए। भाई साहब ब्याज मिला, आपने खाता कहां खुलवाया? सेविंग अकाउंट खुलवाया पोस्ट ऑफिस में, इस पे एग्जम्पशन मिलती है। इंडिविजुअल अकाउंट पे 3500 रुपए की, ज्वाइंट 2 लोगों पे है तो 3535 7000।
10 का 16 स्कॉलरशिप कोई मिली है पूरी एग्जाम। तो वैसे तो मेन इंटरेस्ट वाले थे, लेकिन चलो ये भी साथ में जाए। 10 का 17 के में कोई अवार्ड जो पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार ने घोषित किया है कोई भी किसी अप्रूव्ड पर्पसेस के लिए, तो बस इकट्ठा सा कर दिया मैंने और कुछ नहीं। यहीं पे ऊपर चलते हैं। डायरेक्टर अगर आप बनते हो, सैलरी हेड में सिखाया था आपको, अगर आप ड्यूल कैपेसिटी में हो, ये दो डायरेक्टर होते हैं एमडी एंड डब्ल्यूटीडी, डायरेक्टर के साथ इंप्लॉई होते हैं, तो रेम्यूनरेशन मिलेगी कहां जाएगी, सैलरी हेड में जाएगी। लेकिन डायरेक्टर्स को अटेंड करनी पड़ती है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए क्या मिलती है, बोर्ड फीस, डायरेक्टर फीस मिलती है, जिसको सिटिंग फीस कहते हैं, जिसके ऊपर कंपनीज एक्ट का सेक्शन लगता है 173। राइट, कई बार हम लॉ में पढ़ाते हुए 173 कोट भी कर देते होते हैं। कैसे कोट कर देते हैं, जैसे ओपीसी को साल में 4 बोर्ड मीटिंग की आवश्यकता नहीं होती, उनको कितनी करनी होती है, 2, 173। राइट, वैसे अगर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की बात करूं तो कंपनीज एक्ट में सेक्शन आता है मेनली 197। देन आगे रॉयल्टी। रॉयल्टी तो मालूम है, कोई किताब कोई गाना वाना तुम लिखे, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम में हम पढ़ के आए थे, याद करो 2 का 1 का ही बेसिक्स में पढ़ाए थे, रेड विथ सेक्शन 10 का 1 एग्जाम्प्टेड। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम की कंडीशन थी भारत में होनी चाहिए, हिंदुस्तान के बाहर है तो एग्रीकल्चर नहीं है, कहां ही ओएस में आ गई। फैमिली पेंशन रिसीव, फैमिली पेंशन मीन्स एम्प्लॉय को पेंशन नहीं मिला, एम्प्लॉय का पेंशन कहां था, सैलरी हेड में था, ये तो मृत्यु के बाद उसके परिवार को मिला। लेकिन यहां पे मैंने रेड विथ किया, सेक्शन 57 क्या दे रहा है, डिडक्शन दे रहा है। अगर आप ओटीआर में हो, ऑप्शनल टैक्स रिजीम, या फिर क्या हो, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 का बक बीएसी, तो यहां पे डिडक्शन दोनों में मिलता है 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन। लेकिन कंपेयर्ड विद इधर 15,000 है और इधर कितना है 25,000, विच एवर इज वॉट लेस, ये डिडक्शन माइनस हो जाएगा। और रेड विथ कर दिया मैंने इसको सेक्शन 10 का 18। ये है हमारे फौजी भाई लोग, इनको कोई देखो अवार्ड मिल जाते हैं, ठीक है, ये फुली एग्जाम्प्ट होते हैं, वीर चक्र, परमवीर, अदर गैलेंट्री, या 10 का 19, ये भी फौजी भाई हैं, ये इनकी मृत्यु के दौरान, मतलब ये ना फैमिली पेंशन ही वो, तो उनको पूरा माफ है फैमिली पेंशन। यहां सैलरी मिला, ये सैलरी हेड में पढ़ा था। एनपीएमएलए मैंने कहा था इंप्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं होता, अदर सोर्सेज हेड में आ गए। तो 10 का 17 के साथ हम रेड विथ कह रहे हैं, क्योंकि 10 का 17 कह रहे हैं जो सैलरी मिली वो तो टैक्सेबल है इनकी, लेकिन 10 का 17 इनको एग्जम्प्ट कर रहा अलाउंसेस, जो हम वहां अलाउंसेस पढ़ के आए थे। याद करो वहां डेली अलाउंस पढ़ाया था जो टूर के लिए होता था, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस, इनका जो इलाका होता है, इनको वहां घूमना होता है तो पैसे मिलते हैं, ये पूरे एग्जम्प्ट है, लेकिन इनकी सैलरी क्या है वो टैक्सेबल है। और ये सैलरी हेड में लिखवाया हुआ है, मैं पेज में वहां लेके नहीं जा रहा हूं, चलो सीधा सीधा आसान पॉइंट है। नाउ थैंक यू सर कहने पे आ गए कि आज के लिए बहुत हमारा धुआं निकल गया। एक सेकंड बस, 57 की डिडक्शन मैंने डिविडेंड की बताई, फैमिली पेंशन बताई, और चलिए एक आधी रह भी गई, नहीं बताने का कोई फायदा नहीं दिस। चलिए छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स और भी हैं, लेकिन आज का चलो समय समाप्त हो रहा, विल बी कवरिंग इट इन द नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू, गुड लक, गॉड ब्लेस।